कहानी की शुरुआत होती है लिन फैमिली के उस विशाल ग्रैंड मेन हॉल से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर ठंडी जमीन पर बेहोश पड़ा है। आसपास खड़े कुछ लोग उसे देखते ही चिल्लाने लगते हैं, जल्दी इसके मुंह पर ठंडा पानी मारो। पानी की बौछार पड़ते ही वह हड़बड़ाकर जागता है और चीखता है, लानत है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ये सुनते ही उसके पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह शेर की तरह दहाड़ते हैं, ओ बेकार औलाद, अपनी गलती मानेगा या नहीं? लेकिन हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वह सबको घूरते हुए पूछता है, हूं, तुम लोग कौन हो और मैं यहां कहां फंस गया? उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही पास खड़ा एक और गुस्सैल आदमी भड़क जाता है। ये कमीना अब नाटक कर रहा है। बहुत हुआ नाटक, अब मैं इसे एक ही वार में खत्म कर दूंगा। वह तुरंत अपनी सोर्ड निकालता है और आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है, मेरी तलवार की धार देख, अब देखता हूं तू कहां भागता है। यह देख हमारा हीरो बुरी तरह डर जाता है। ओह भाई, ये तो सीरियस हो गया। लेकिन ठीक उसी पल उसके पिता बीच में आकर उस हमले को रोक देते हैं। हमला करने वाला आदमी हैरान रह जाता है। पेट्रियार्क लिन, इसका क्या मतलब है? पेट्रियार्क लिन उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। मास्टर सू, जरा रुकिए, अपनी तलवार नीचे कीजिए। इसी बीच हमारा हीरो अपने पिता के पीछे छिपते हुए बड़बड़ाता है, ओ बुढ़े, मैं बता रहा हूं, किसी को मारना गैरकानूनी है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। खुद को बुढ़ा सुनते ही पैट्रियार्क सू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बुढ़ा? इसने मुझे बुढ़ा कहा? पैट्रियार्क लिन बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को संभालते हैं। देखिए, गलती वाकई हमारे परिवार की तरफ से हुई है। मुझे एक बार इससे पूछताछ करने दीजिए। उसके बाद इस निकम्मे बेटे के साथ आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन पैट्रियार्क सू शांत होने के बजाय फिर से चिल्लाते हैं, तू घटिया, नीच लड़का, आज तो तू पक्का मरेगा। पैट्रियार्क लिन जल्दी से जोड़ते हैं, मास्टर सू, प्लीज शांत हो जाइए, कम से कम इसकी बात तो सुन लीजिए। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क सू आखिरकार ठंडी आह भरते हैं। ठीक है, देखते हैं तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे हो। हमारा हीरो, जो अभी भी क्लूलेस है, फिर से पूछता है, रुको, क्या? लिन फैमिली? सू फैमिली? मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। पैट्रियार्क सू तंज कसते हैं, देखो इसे, याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है। इससे सवाल पूछने का क्या फायदा? बस इस लिनबे को मार डालो। ये सुनते ही हीरो अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है, भाई, तुमने गलत बंदे को पकड़ा है। मैंने वाकई कुछ नहीं किया। लेकिन तभी उसके सिर में एक भयानक दर्द उठता है। आह, लानत है, मेरा सिर फट रहा है। ठीक उसी पल कुछ अनफेमिलियर मेमोरीज उसके दिमाग में बांट की तरह आने लगती हैं। उसे अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं। जिस दिन लिन बे पैदा हुआ था, पेट्रियार्क लिन की वो खुशी, फिर बचपन की ट्रेनिंग के सीन, ढंग से खड़े रहो, अपनी कमर सीधी रखो, और भी यादें आती हैं। लिन बे बड़ा हो रहा है, आलसी और बिगड़ा हुआ बन रहा है। पेट्रियार्क लिन उसे डांट रहे हैं, तुम बस सारा दिन घूमते रहते हो, न कोई अनुशासन, न कोई भविष्य। और लिन बे लापरवाही से हंस रहा है। होश में आते ही हीरो सदमे में बुदबुदाता है, क्या क्या मैंने ट्रांसमिग्रेट कर लिया? उसे एहसास होता है कि उसके दिमाग की यादें इस शरीर के असली मालिक की हैं। तभी कल रात का एक धुंधला सा सीन उसके दिमाग में आता है। रुको, क्या ये कल का है? उसे एक हैंडसम लड़का याद आता है, जिसका नाम यीन है। एक खूबसूरत लड़की और खुद को एक बिगड़ा हुआ अमीर खानदान का यंग मास्टर। अब धीरे धीरे सब कुछ धुंधला सा याद आने लगता है। उसे याद आता है कि किसी ने कहा था, शांत हो जाओ बेबी, रिलैक्स। वो लड़की बहुत गुस्से में थी, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, और उसके बाद कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। जैसे ही सच की कड़वाहट उसे महसूस होती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ओह नहीं, मत बताओ कि मैंने वाकई कुछ इतना घटिया काम किया है। उसके चेहरे के अजीब हाव भाव देखकर पेट्रियार्क लिन गुस्से में दहाड़ते हैं, हे, ये सब याद करके तू मुस्कुरा क्यों रहा है? उसी वक्त पेट्रियार्क सू का आपा पूरी तरह खो जाता है। कमीने, अब तू मरेगा। वह फिर से अपनी सोट घुमाता है, लेकिन पैट्रियार्क लिन उसे नंगे हाथों से रोक लेते हैं। हमारा हीरो फटी आंखों से ये नजारा देखता है। भाड़ में जाए, उसने नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली। आसपास का माहौल देखते ही उसे अचानक सब कुछ जाना पहचाना लगने लगता है। ये प्लॉट, ये सेटिंग, रुको,
कहीं मैं बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उसे एहसास होता है। मैं विलन हूं, है ना? उसे वो अनगिनत नॉवेल्स याद आते हैं जो उसने पढ़े थे। एक कैनन फॉडर विलन जो प्रोटैगनिस्ट की औरत को परेशान करता है और फिर हीरो के पैरों तले कुचल दिया जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। सोच दिमाग, कुछ सोच। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सामने खड़ा वो बुढ़ा पक्का मुझे दो टुकड़ों में काट देगा। दूसरी तरफ पैट्रियार्क सू गुस्से में लिन पर चिल्ला रहे थे, पुरानी लोमड़ी, मेरा रास्ता छोड़। तभी कुछ नामुमकिन सा होता है। लिनबे का शरीर अचानक चमकने लगता है। उसकी आंखों के सामने एक ब्लू स्क्रीन प्रकट होती है। वार्निंग, होस्ट्स लाइफ इज इन डेंजर, फैमिली एयर स्पेंडिंग सिस्टम सक्सेसफुली लोडेड। नीली स्क्रीन देखते ही लिन बे के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जागती है। क्या बात है? क्या ये वही लेजेंडरी सिस्टम है जो हर ट्रांसमाइग्रेटर को मिलता है? क्या मेरे चीट्स आखिरकार एक्टिवेट हो गए? उसी पल सिस्टम इंटरफेस बदल जाता है। इमरजेंसी प्लान एक्टिवेटेड, डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूबी गिफ्ट पैक। लिनबे तुरंत स्क्रीन पर टैप करता है। सिस्टम ऐलान करता है, बधाई हो होस्ट, आपको 62 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं। सब आपके सिस्टम इन्वेंट्री में जमा कर दिए गए हैं। सिस्टम आगे कहता है, कृपया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के संकट को सुलझाएं। डेस्टिनी पॉइंट्स कमाने के लिए मिशन पूरा करें। तभी उसका मिशन स्क्रीन पर आता है। ऑब्जेक्टिव, सू परिवार के पैट्रियार्क के बदले की आग को शांत करना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना। रिवॉर्ड, 5 वॉल्यूम की हेवन रैंक सोर्ड डॉ कल्टीवेशन मेथड्स और एक रिकॉर्डिंग स्टोन जिसमें सबूत है कि असली बॉडी को फंसाया, फ्रेम्ड गया था। लेकिन जैसे ही लिन बे फेलियर पेनल्टी पढ़ता है, उसकी रूह कांप जाती है। डेथ एट द हैंड्स ऑफ द सू फैमिली पेट्रियार्क। लानत है, लिन बे मन ही मन गालियां देता है। हारने का मतलब सीधा मौत। अगर ये मुझे स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ भी दे दे तो क्या फायदा अगर मैं उन्हें खर्च करने के लिए जिंदा ही न बचा। इसी बीच पैट्रियार्क सू का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। वह लिन को धमकी देते हैं, बुढ़े लिन, मेरे रास्ते से हट जा, वरना आज सू फैमिली और लिन फैमिली के बीच वो जंग होगी जो एक के खात्मे पर ही रुकेगी। यह सुनकर पैट्रियार्क लिन घबरा जाते हैं और लिन बे की तरफ मुड़ते हैं। ओ बेकार औलाद, जल्दी से माफी मांग। लेकिन इस बार लिन बे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक कदम आगे बढ़ता है। पेट्रियार्क सू, मैं मानता हूं कि मैंने मिस सू के साथ गलत किया, पर मुझे यकीन है कि इस सिचुएशन को सुलझाया जा सकता है। पेट्रियार्क सू मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। सुलझाया जा सकता है? बहुत अच्छे लड़के, बेहतर होगा कि तेरे पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता हो, वरना मैं तेरी मौत को बहुत दर्दनाक बना दूंगा। लिन बे शांति से जवाब देता है, सिंपल है, मैं अपनी जान की कीमत स्पिरिट स्टोन्स से चुकाऊंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर पेट्रियार्क सू ठहाका लगाकर हंसते हैं। अपनी जान खरीदेगा? लिन फैमिली, क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे? बिना किसी हिचकिचाहट के लिन बे कहता है, 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। पेट्रियार्क लिन पैनिक कर जाते हैं। ओए लड़के, क्या तेरा दिमाग घास चरने गया है? 1 मिलियन तो लिन फैमिली की 10 साल की कमाई है। पेट्रियार्क सू के तेवर और कड़े हो जाते हैं। सिर्फ 1 मिलियन? क्या मेरी बेटी की इज्जत को पैसों से तौला जा सकता है? उनका इनकार देखकर लिन बे मन ही मन सोचता है, कम पड़ गए। लगता है मैंने कीमत का गलत अंदाजा लगाया। एक शातिर मुस्कान के साथ वह फिर से अपना हाथ उठाता है। तो फिर 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के बारे में क्या ख्याल है? एक पल के लिए पेट्रियार्क सू की आंखों में लालच चमकता है, पर वह तुरंत उसे दबा देते हैं। 5 मिलियन? सू फैमिली सोर्ड कल्टीवेटर्स का परिवार है। हमारी रगों में गर्व और सम्मान दौड़ता है। तुझे क्या लगता है कि तू हमें खरीद लेगा? पैट्रियार्क सू का गुस्सा अब किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वह दहाड़ते हुए चिल्लाए, 5 मिलियन की बात मत कर। अगर तू 10 मिलियन या 100 मिलियन भी ले आए, तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से खींच ली और गरजते हुए बोले, राइडिंग विंड सोर्ड। लेकिन लिन बे के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने बड़े आराम से कहा, अगर 5 मिलियन काफी नहीं है तो फिर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे हॉल में चमकदार स्पिरिट स्टोन्स की बारिश होने लगी। पैट्रियार्क सू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या है?
अनगिनत पत्थरों के उस भारी ऑरा ने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उनके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर जा गिरे। क्या ये वाकई 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं? यहां तक कि पेट्रियार्क लिन भी हक्के बक्के रह गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं देखे। पास खड़े एल्डर्स यकीन नहीं कर पा रहे थे। नामुमकिन, इस लड़के के पास इतना पैसा कहां से आया? जमीन पर बैठे पैट्रियार्क सू ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारा मतलब ये सारे स्पिरिट स्टोन सू फैमिली के लिए हैं? लिनबे ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल। फिर उसने जानबूझकर चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन चूंकि पैट्रियार्क सू तो उसूलों और गौरव वाले इंसान हैं, तो शायद उन्हें यह सब सस्ता लग रहा होगा, है ना? लिनबे ने मन ही मन चैन की सांस ली। 100 मिलियन तो बस शुरुआत है। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे पास सिस्टम है, मैं ऐसे पत्थरों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं। वह पत्थर वापस समेटने का नाटक करने लगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन्हें वापस रख लेता हूं। तभी अचानक पैट्रियार्क सू ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, जरा ठहरो। जैसे ही उन्होंने लिनबे का हाथ पकड़ा, उनके दिमाग के अंदर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। शांत हो जा सू, ये वही कमीना है जिसने तेरी बेटी की इज्जत खराब की है। लेकिन उनकी नजरें उस चमकते हुए खजाने से नहीं हट रही थीं। पर ये पूरे 100 मिलियन हैं। इससे सू फैमिली उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर उन्हें अपनी बेटी की याद आई। क्या 100 मिलियन मेरी बेटी के एक बाल के बराबर भी हैं? लेकिन तभी उनका लालच और बढ़ गया। पर भाई, ये ऑफर वाकई बहुत बड़ा है। आखिरकार उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, तू 100 मिलियन भी दे दे तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक अपनी बात पलटते हुए बोले, हालांकि सू फैमिली और लिन फैमिली पीढ़ियों पुराने दोस्त हैं, हम इस रिश्ते को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, इस बात पर जान लेना वाकई में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और हां, मैं यह सब स्पिरिट स्टोन्स के लिए नहीं कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने तेजी से सारे स्पिरिट स्टोन्स बटोरे और अपना फैसला सुनाया। आज मैं अपनी बेटी को घर ले जाकर आराम करने दूंगा। लड़के लिन, कानूनी और इमोशनल तौर पर तू मेरी बेटी का कर्जदार है। मैं तुझे 3 दिन का वक्त देता हूं, हमारे घर आकर माफी मांग लेना। जाते जाते उन्होंने मन ही मन अपनी बेटी से माफी मांगी। सॉरी बेटी, सू फैमिली के भविष्य के लिए मुझे तुझे यह दुख सहने देना होगा। उनके जाते ही सिस्टम फिर से लिन बे के सामने फ्लैश हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीटेड। इनाम के तौर पर उसे हेवन रैंक सोर्ड, दाओ मेथड्स और वह रिकॉर्डिंग स्टोन मिल गया जिसमें उसके बेगुनाह होने का सबूत था। लिनबे ने एक लंबी सांस ली। शुक्र है, मेरी नन्ही सी जान बच गई। वह मुस्कुराया। चलो, अब देखते हैं अगला मिशन क्या है। सिस्टम ने तुरंत ऐलान किया, न्यू मिशन, परिवार के गद्दार ट्रेटर को ढूंढें और परिवार की शक्ति को एकजुट करें। रिवॉर्ड, 2,000 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। फेलियर पेनल्टी, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के हाथों एक ही रात में पूरे परिवार का खात्मा। तभी पेट्रियार्क लिन लिनबे के पास आए और हैरानी से पूछा, ओए गंदे लड़के, सच बता, इतने पैसे कहां से आए? और क्या तूने वाकई सब सू फैमिली को दे दिए? अपने बाप के लिए थोड़े भी नहीं बचाए। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर जलन और गुस्से से भुन रहा था। लानत है, ये सब सह गया। क्या सू वाकई इतना बड़ा बुजदिल है? उसने शक भरी नजरों से लिन बे को देखा। इन स्पिरिट स्टोन्स का सोर्स पक्का कोई बड़ी मुसीबत है। अब देखो ये बुढ़ा उसे कैसे एक्सपोज करता है। अचानक वह जोर से चिल्लाया, लिन बे, तू पूरे लिन फैमिली को तबाही की तरफ धकेल रहा है। पेट्रियार्क लिन कंफ्यूज हो गए। ग्रेट एल्डर, आपका क्या मतलब है? ग्रेट एल्डर ने तंज कसते हुए कहा, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स? अगर हम पूरा फोंगजी सिटी भी बेच दें तब भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस लड़के के पास ये कहां से आए? ग्रेट एल्डर की आंखों में साफ डर दिख रहा था, पर वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जोर से चिल्लाते हुए आरोप लगाया, मुझे डर है कि तूने ये स्पिरिट स्टोन्स किसी बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस से चुराए हैं और तेरी इस हरकत की वजह से पूरा लिन फैमिली अब तबाही की कगार पर खड़ा है। लेकिन लिन बे रत्ती भर भी पैनिक नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बड़े शांत लहजे में पलटवार किया, ओह बुढ़े,
तो फिर मुझे ये बता कि इस फोंगी सिटी के 100 मील के दायरे में ऐसा कौन सा सो कॉल्ड ताकतवर शख्स है जो अपनी जेब से यूं ही 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स निकाल सकता है। ग्रेट एल्डर चिढ़ गया। किसे पता तूने उन्हें कहां से उड़ाया है? वैसे भी लिन फैमिली के पास इतनी दौलत कभी नहीं थी। तेरे इन पत्थरों का सोर्स पूरी तरह से सस्पिशियस है। लिन बे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ग्रेट एल्डर की बातें वाकई दिलचस्प हैं। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मुझे उसी पावरफुल फिगर ने दिए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? ग्रेट एल्डर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बाहर वालों को बेवकूफ बनाना ठीक है लिन बे, पर खुद को धोखा मत दे। लिन फैमिली में हर कोई तेरा कैरेक्टर जानता है। तुझ जैसे इंसान पर कोई इतनी मेहरबानी क्यों दिखाएगा? लिनबे ने तुरंत लॉजिक के साथ वार किया। तो ग्रेट एल्डर के हिसाब से मुझ जैसे एक यूजलेस प्लेबॉय में इतनी काबिलियत है कि मैं एक टॉप कल्टीवेशन एक्सपर्ट की नाक के नीचे से स्पिरिट स्टोन्स चुरा लूं और उसे पता भी न चले? क्या यह सुनने में रीजनेबल लगता है? यह सुनते ही ग्रेट एल्डर की बोलती बंद हो गई। पेट्रियार्क लिन ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। एक माइटी कल्टीवेटर की डिटेक्शन पावर्स खौफनाक होती है। लिन बे जैसा लड़का ऐसे इंसान के यहां चोरी कैसे कर सकता है? क्या यह बकवास नहीं है? लिन बे ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। सही कहा, बिल्कुल सही। हालात को अपने खिलाफ जाता देख ग्रेट एल्डर ने अपनी टोन बदल ली। मैं तो बस लिन फैमिली की भलाई के बारे में सोच रहा था। अगर ये चोरी के नहीं है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर अंदर ही अंदर वह घबराया हुआ था। क्या वाकई किसी ऑलमाइटी बीइंग को यह लिनबे पसंद आ गया है? तभी लिनबे ने अचानक माहौल बदल दिया। ग्रेट एल्डर, आपने अपने सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। उसने तीखी नजरों से उसे घूरा। मेरी आपसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, फिर आज आप मुझ पर इतने अग्रेसिव क्यों थे? ग्रेट एल्डर ने तुरंत अपना बचाव किया। लिन फैमिली के एल्डर होने के नाते मैं जो कुछ भी करता हूं वो फैमिली बेनिफिट के लिए होता है। मेरा दिल एकदम साफ है। पर अंदर ही अंदर उसके पसीने छूट रहे थे। अच्छा हुआ कि मैं कल रात सावधान था। वहां सिर्फ मैं और लिन बे थे। जब तक मैं कबूल नहीं करता, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लिन बे व्यंग्यात्मक तरीके से हंसा। आप फैमिली बेनिफिट चिल्लाते रहते हैं, तो फिर आपने मुझे फ्रेम करने और पूरे परिवार को खतरे में डालने की कोशिश क्यों की? उसने वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ मुड़कर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान किया। सू फैमिली को 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देना मिस सू से माफी मांगने का मेरा तरीका था, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मुझे फ्रेम करके साफ बचकर निकल जाए। अपने दिल में उसने दुआ की, सिस्टम मुझे थोड़ी पावर दो। सब कुछ उस एविडेंस पर निर्भर है जो तुमने मुझे दिया है। फिर उसने एक चमकता हुआ रिकॉर्डिंग स्टोन ऊपर उठाया। कल रात का असली कल्प्रिट कोई और है। ये रहा सबूत, सब लोग इसे गौर से देखें। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। प्रोजेक्शन के अंदर लिन बे ग्रेट एल्डर से पूछ रहा है, ग्रेट एल्डर, क्या आपको लगता है कि मिस सू को वो सोर्ड डाउ कल्टीवेशन मेथड पसंद आएगा जो मैंने उनके लिए खरीदा है? ग्रेट एल्डर मुस्कुराता है। वो लड़की सू मुजी सोर्ड डाउ की दीवानी है, उसे यह पक्का पसंद आएगा। फिर वह आगे जोड़ता है, अगर तुम फिक्रमंद हो तो यह सचे भी साथ ले जाओ। इसे हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्किड कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत ताजा और शालीन है। मैंने पहले ही जांच कर ली है। मिस सू को ऑर्किड की खुशबू सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम उसे यह दोगे तो तुम्हारे प्रति उसकी पसंद बढ़ जाएगी। रिकॉर्डिंग में लिन बे खुशी खुशी जवाब देता है, यह तो बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट एल्डर। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। लिन बे ने वही सचे ऊपर उठाया। यह वही पोटली है जो रिकॉर्डिंग में दिखाई गई है। बाद में मुझे पता चला कि इसमें सोल हुकिंग ग्रास मिलाया गया था। इसके लगातार संपर्क में रहने से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। यह सुनकर पेट्रियार्क लिन ठहाका मारकर हंस पड़े। मुझे पता था मेरा निकम्मा बेटा शरारती हो सकता है, पर वह इतना नीचे कभी नहीं गिर सकता। बाकी एल्डर्स भी दंग रह गए। क्या हम सब अब तक लिनबे को गलत समझ रहे थे? ग्रेट एल्डर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। ग्रेट एल्डर के दिमाग में धमाका हो गया। इस छोकरे ने यह सब रिकॉर्ड कब किया? अब मैं यहां से कैसे बचूं? नहीं, मुझे यहां से निकलना ही होगा। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, पेट्रियार्क लिन शेर की तरह दहाड़े। ग्रेट एल्डर, तुझे क्या लगता है तू कहां जा रहा है? उन्होंने पलक झपकते ही हमला कर दिया।
भागने की सोचना भी मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फ्रेम करने की? पैट्रियार्क लिन ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आज तो मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। अच्छी तरह सुताई करने के बाद उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, ग्रेट एल्डर ने अपने ही फैमिली मेंबर को फंसाया है। लिन फैमिली के पैट्रियार्क के तौर पर मैं उसे उसके पद से हटाता हूं और डंजन में फेंकने का हुक्म देता हूं। ठीक उसी पल लिन बे के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स डिपॉजिटेड इनटू इन्वेंट्री। न्यू मिशन विल बी रिलीज्ड लेटर। होस्ट में रोम फ्रीली फॉर नाउ। घसीटे जाने से पहले ग्रेट एल्डर ने हार मानते हुए एक लंबी आह भरी। लिनबे, तेरी चालें वाकई काबिले तारीफ हैं। मैं अपनी हार मानता हूं, पर अगर तेरे पास सबूत था तो तूने उसे पहले क्यों नहीं दिखाया? लिनबे ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, अगर मैं शुरू में ही रिकॉर्डिंग स्टोन बाहर निकाल देता तो पेट्रियार्क सू को लगता कि मैं बहाने बना रहा हूं और वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगते। आखिर घटना तो घट चुकी थी, है ना? यह सुनते ही ग्रेट एल्डर का दिमाग चकरा गया। नहीं, यह सही नहीं है। वह डर के मारे कांपने लगा। अगर इसे शुरू से सब पता था तो इसने वो सचेत क्यों पहना? कहीं ऐसा तो नहीं इसने सू फैमिली का भरोसा जीतने के लिए यह पूरा खेल जानबूझकर खेला? कितना खौफनाक कॉन्स्पिरेसी है। और इसी के साथ फैमिली गार्ड्स चिल्लाते हुए ग्रेट एल्डर को घसीटकर काल कोठरी की तरफ ले गए। ग्रेट एल्डर को तो उसकी सजा मिल गई थी, लेकिन वहां मौजूद बाकी एल्डर्स अभी भी संतुष्ट नहीं थे। वे लिन बे की तरफ मुड़े और गंभीरता से बोले, ठीक है, ग्रेट एल्डर से तो निपट लिया, पर अब तेरी बारी है लिन बे। तुझे उन स्पिरिट स्टोन्स के बारे में सब कुछ साफ साफ बताना होगा। एक एल्डर ने भारी आवाज में जोड़ा, तूने पूरे 100 मिलियन एक बाहरी इंसान को यूं ही थमा दिए। अब फोंगजी सिटी का सू फैमिली सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लिनबे, तू अभी बहुत छोटा है। तूने बिना सोचे समझे काम किया है। उनकी डांट सुनकर लिनबे जरा भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसने बड़े आराम से और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स बाहर निकाले और कहा, ओह, आपसे किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन थे? और भी ज्यादा चमकदार पत्थर देख पेट्रियार्क लिन का चेहरा खुशी से खिल उठा। शानदार मेरे बेटे, मुझे पता था तू इतना बेवकूफ नहीं है। एक एल्डर ने यकीन न करते हुए पूछा, क्या वाकई और भी है? लिनबे, क्या सच में तू किसी बहुत बड़े पावर हाउस को जानता है? लिनबे ने एक गहरी सांस ली और रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, मैं कह नहीं सकता। मैं वाकई कुछ भी रिवील नहीं कर सकता। यह सुनते ही सारे एल्डर्स अपने मन में कयास लगाने लगे। आमतौर पर वो महान एक्सपर्ट्स दूसरों के सामने आना पसंद नहीं करते। लिन बे के बर्ताव को देखकर लगता है कि पक्का इसके पीछे कोई टेरिफाइंग कल्टीवेटर खड़ा है। यह लिन फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। यहां तक कि पैट्रियार्क लिन भी गहरी सोच में डूब गए। हमारा लिन परिवार तो असल में सेंट्रल रीजन लिन क्लैन की बस एक ब्रांच है। कहीं इस निकम्मे बेटे की मुलाकात मेन क्लैन के किसी एक्सपर्ट से तो नहीं हो गई? उनके सीरियस चेहरे देखकर लिन बेमन ही मन कंफ्यूज हो रहा था। ये लोग आखिर क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं? उसने सोचा। भले ही 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स बहुत हैं, पर जब तक मैं क्राइसिस सॉल्व करता रहूंगा, सिस्टम मुझे और देता रहेगा। इन पत्थरों के मुकाबले मुझे अभी जिस चीज की जरूरत है वो है लिन फैमिली के अंदर अपनी राइट टू स्पीक। फिर उसने सबके सामने अपनी शर्त रखी। हालांकि फैमिली ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मुफ्त में नहीं ले सकती। मेरी एक छोटी सी शर्त है। उसने चारों तरफ देखा और जोर से कहा, आज से लिन फैमिली में सिर्फ एक आवाज होगी, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। यह सुनते ही पैट्रियार्क लिन को लगभग हार्ट अटैक आ गया। उनके दिमाग में चीख गूंजी, यह नालायक बेटा असल में मेरी पैट्रियार्क की गद्दी छीनना चाहता है। मैंने पास्ट में इसे इतनी बार पीटा है। अगर यह पैट्रियार्क बन गया तो मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। लिनबे ने अपने कंजूस बाप की तरफ एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, ग्रेट एल्डर वाले कांड से साफ है कि यह बेचारा बाप पूरी तरह से फैमिली को कंट्रोल नहीं कर पाता। बाहर की जंग जीतने के लिए घर का माहौल स्टेबल होना जरूरी है, इसलिए मुझे इसे ही पेट्रियार्क की गद्दी पर मजबूती से बिठाना होगा। तभी एल्डर्स ने उसे समझाने की कोशिश की, लिनबे, फैमिली चलाना सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स का खेल नहीं है। इतनी दौलत को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करना कोई आसान काम नहीं है।
लिनबे ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। डिस्ट्रीब्यूट? कैसा डिस्ट्रीब्यूट? फिर उसने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये स्प्रिट स्टोन्स आप सभी एल्डर्स के लिए नहीं थे? ये सुनते ही एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? ये सब हमारे लिए? लिनबे ने पूरे स्वैग के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। अगर ये लिन फैमिली के खजाने के लिए होते तो मैं इन्हें सीधा गोदाम भेज देता, यहां बाहर क्यों निकालता? ये सुनते ही एक एल्डर एक्साइटमेंट में भागा भागा आया, लिनबे का हाथ पकड़ा और गर्व से बोला, मुझे तो शुरू से पता था, इस बच्चे लिनबे में असली टैलेंट है। उसे अब लिनबे में साक्षात आसमान से भेजा गया फरिश्ता नजर आने लगा। बाकी एल्डर्स भी जोश में आ गए। अब से इसे पेट्रियार्क लिनबे कहो। जो भी पैट्रियार्क लिनबे के खिलाफ जाएगा उसे पहले मुझसे निपटना होगा। इतना जबरदस्त सपोर्ट देखकर लिनबे खुद दंग रह गया। अरे, अगर एल्डर्स ऐसा सोचते हैं तो ठीक ही होगा। पर उसके दिमाग में चीख गूंजी, क्या? इन्होंने मुझे ही पैट्रियार्क बना दिया? उसने पैनिक में हाथ हिलाते हुए मना किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैट्रियार्क नहीं बनना। एक एल्डर ने समझदारी वाली मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया, दिखावे के लिए पैट्रियार्क लिन ही मुखिया रहेंगे, पर असली पावर तुम्हारी होगी। यह तरीका ज्यादा सेफ है। इसके बाद सबने लिनबे को सम्मान के साथ घेर लिया और इस तरह वह ऑफिशियली पूरे लिन फैमिली का इंचार्ज बन गया। यह नजारा देख उसका बेचारा बाप मायूसी में अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लिन फैमिली तो अब गया। लिनबे बस पसीने पोंछते हुए खड़ा रह गया। उस रात अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए वह गंभीरता से सोचने लगा, इन लोगों ने आखिर क्या गलत फहमी पाल ली? मैं पैट्रियार्क कैसे बन गया? उसने एक लंबी आह भरी। खैर, जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो मुझे लिन फैमिली के इंचार्ज वाली पहचान को अपनाना ही होगा। तभी उसे कुछ जरूरी याद आया। वैसे मुझे अब तक इस सिस्टम के सही फंक्शंस ही नहीं पता। सिस्टम, इंट्रोड्यूस ऑल योर फंक्शंस। स्क्रीन तुरंत फ्लैश हुई। सिस्टम गोल, होस्ट के लिए एक स्टेबल और सेफ आरामदायक माहौल बनाना। फंक्शंस, एएफके ऑटोमेटिक कल्टीवेशन, डेस्टिनी पॉइंट्स, प्रोफेसी, फोरसाइट, मिशन पब्लिशिंग। स्टेटस, मिशन से डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे। करंट पॉइंट्स, +100। प्रोफेसी, शब्द सुनते ही लिन बे उछल पड़ा। भविष्यवाणी, क्या इसका मतलब है कि मेरे पास पूरी कहानी का स्क्रिप्ट एडवांस में होगा? अब मैं बिना किसी टेंशन के चैन की बंसी बजा सकता हूं। उसने तुरंत कहा, सिस्टम, जल्दी से मेरे लिए कोई एएफके कल्टीवेशन मेथड मैच करो। सिस्टम ने बिना देरी किए जवाब दिया, कल्टीवेशन मेथड मैच्ड। ऑटोमेटिक एएफके कल्टीवेशन हैज बिगन। कड़ी मेहनत दूसरों के लिए है, होस्ट को बस लेटे रहना है और रिलैक्स करना है। इस जन्नत जैसे आराम को महसूस करते हुए लिन बे बिस्तर पर पसर गया और मुस्कुराया। आह, ये आराम वाली जिंदगी कितनी सिंपल और कितनी बोरिंग है। अगले दिन सीन सू फैमिली की हवेली की तरफ शिफ्ट होता है, जहां माहौल में भारी तनाव था। एक नौजवान ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, पिताजी, आपने उस कमीने लिनबे को यहां आने की इजाजत कैसे दी? क्या वह हमारे घर में कदम रखने के लायक भी है? यह सू परिवार का दूसरा यंग मास्टर सू चिन शान था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने आगे कहा, कल जैसे ही वह मेन गेट से अंदर आएगा, मैं उसके टुकधे टुकधे करके कुत्तों को खिला दूंगा। अपने बेटे का बेकाबू गुस्सा देखकर पैट्रियार्क सू ने एक ठंडी सांस ली और शांत होकर बोले, और फिर क्या? सू और लिन परिवार मौत की जंग लड़ेंगे और दोनों तबाह हो जाएंगे। वो स्पिरिट स्टोन्स लिन परिवार की तरफ से मुआवजा थे। उनकी ईमानदारी काफी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, तो पिताजी, क्या आपने अपनी ही बेटी को स्प्रिट स्टोन्स के लिए बेच दिया? सब चौंक कर मुद्दे। सू मियोवी वहां पहुंच चुकी थी। पैट्रियार्क सू ने घबरा कर पूछा, बेटी, तुम यहां कब आई? उसने तीखे लहजे में जवाब दिया, उसी पल से जब छोटे भाई ने मुझे बताया कि वो दरिंदा लिन बे हमसे मिलने आ रहा है। सू चिनशान ने उसे रोकने की कोशिश की, दीदी, लेकिन पर मियोवी ने उसे बीच में ही टोक दिया, चिनशान, मेरे लिए आवाज उठाने के लिए शुक्रिया। मैं पिताजी की मजबूरियां समझती हूं। मेरे निजी सम्मान के मुकाबले सू परिवार का भविष्य ज्यादा जरूरी है। फिर उसकी आंखों में कातिलाना चमक छा गई और चेहरा बर्फ जैसा ठंडा पड्डी डैच गया। लेकिन जहां बात लिनबे को माफ करने की है तो बिल्कुल नहीं।
उस घटिया आदमी ने मुझ पर ऐसी चाल चलने की जुर्रत की। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। उसका मर्डरस ऑरा इतना खौफनाक था कि बाप बेटा दोनों कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि उसके दिल में लिनबे पहले ही मर चुका है। अचानक मेओई ने अपनी सोर्ड निकाली और अपनी ही गर्दन पर टिका दी। अगर पिताजी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो बेहतर है कि मैं अभी मर जाऊं। पैट्रियार्क सू पैनिक हो गए। बेटी, तलवार नीचे करो। पिता तुम्हें नहीं रोकेंगे। मैं तुम्हें अपना बदला लेने दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि हम लिन परिवार के स्पिरिट स्टोन्स अभी वापस कर देंगे। ये सुनकर मेओई थोड़ी शांत हुई। पैट्रियार्क ने चिल्लाकर हुक्म दिया, मेरा आदेश पास करो। रसद इकट्ठा करो और लिन परिवार के साथ युद्ध की तैयारी करो। कल जब लिनबे यहां आए तो उसे हॉस्टेज बना लेना। उधर लिन परिवार में लिनबे अभी भी चैन की नींद सो रहा था, जबकि उसके पास सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। कल्टीवेशन प्रोग्रेस 0.1%। अचानक वार्निंग, वार्निंग। लिनबे हड्डबडाकर जाग गया। तेरी भलाई हो, क्या हुआ? सिस्टम ने जवाब दिया, सुमेओवी के हस्तक्षेप की वजह से सु परिवार के पैट्रियार्क ने आपसे बदला लेने का फैसला किया है। लिनबे का चेहरा सफेद पड्डी हट गया। अगर वह एएफ के कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा तो लेटे लेटे ताकतवर कैसे बनेगा? उसने चिल्लाकर पूछा, जल्दी बताओ, नया मिशन क्या है? सिस्टम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मिशन जजमेंट फेल्ड। इनाम में दी गई हेवन रैंक सोर्ड डाउ मैनुअल्स अब वापस ली जा रही हैं। नया मिशन पूरा होने तक एएफके कल्टीवेशन सस्पेंड रहेगा। लिनबे ने मिशन की डिटेल्स देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ। क्या? सुमेओई और मुझे दुश्मन से दोस्त बनना होगा? वो औरत तो मेरा कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाना चाहती है। मिशन ऑब्जेक्टिव, सुमेओई की किलिंग इंटेंट को खत्म करें और दुश्मनी सुलझाएं। दुश्मनों को एलाइज में बदलें। रिवॉर्ड एन 500 डेस्टिनी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, सुमेओई द्वारा आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। सीन वापस सू हवेली की तरफ शिफ्ट होता है। मेओई आसमान को घूर रही थी, तभी उसने लिन परिवार की दिशा से एक पक्षी को उड़ते देखा। वह पक्षी लिन टेरिटरी से आया है, इसे मार गिराओ। अगले ही पल वह बेचारा पक्षी ढेर हो गया। पैट्रियार्क सू ने उसे भरोसा दिलाया, बेटी, फिक्र मत करो, बस लिनबे के आने का इंतजार करो। जैसे ही मैं संकेत के तौर पर अपना कप तो ढूंगा, 500 सोड कल्टीवेटर्स एक साथ हमला करेंगे। मेओई की आंखें खून जैसी लाल थीं। पहला वार मुझे करने देना। उसकी किलिंग इंटेंट दहशत पैदा कर रही थी। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। पैट्रियार्क, लिनबे आ गया है। पैट्रियार्क ने अपनी आंखें सिकोड़ दी। उसे अंदर आने दो। जैसे ही लिनबे ने गेट के अंदर कदम रखा, उसे वहां का दम घोंटने वाला खूनी माहौल महसूस हुआ। उसने घबराते हुए सोचा, सिस्टम की जानकारी एकदम सटीक थी। सुमेओई वाकई मुझे मारना चाहती है, पर अगर मैंने मिशन पूरा नहीं किया तो वैसे भी मरूंगा। अब सामने से मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लिनबे अभी सोच ही रहा था कि तभी सूचिनशान गुस्से में उसकी तरफ झपटा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। कमीने, आज मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। लिनबे ने बचने की कोशिश की, पर वार बहुत तेज था। तलवार हवा को चीरती हुई निकली और उसके कुछ बाल काट दिए। वह पैनिक में चिल्लाया, ओए, मेरे बाल, क्या तुम पागल हो गए हो? उसी पल सिस्टम स्क्रीन फ्लैश हुई। वार्निंग, होस्ट्स लाइफ इज इन डेंजर। ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटल मोड एक्टिवेटेड। लिनबे लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और चिल्लाया, भाई, कम से कम मेरे बालों को तो छोड़ दो। पर इससे पहले कि वह बात पूरी करता, सुमेओई भी आगे झपटी। उसकी आंखों में मौत का नंगा नाच था। अय्याश, नरक में जा! उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया, लेकिन लिनबे ने न जाने कैसे उसकी स्ट्राइक को भी चकमा दे दिया। उसे अपनी तरफ बिजली की तरह आता देख लिनबे की रूह कांप गई। वह तुरंत पैट्रियार्क सू की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, ओए पैट्रियार्क सू, बस वहां खड़े होकर तमाशा मत देखिए, इन्हें रोकिए। पर पैट्रियार्क सू ने उन स्पिरिट स्टोन्स को जमीन पर पटक दिया और ठंडे लहजे में बोले, लिनबे, आखिर में मैं एक बाप हूं। मैं शोहरत के लिए अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स नहीं चाहिए। आज तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होती है। ये सुनते ही लिन बे के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और दहाड़ा, ठीक है, फिर मुझ पर रहम न करने का इल्जाम मत लगाना। सीक्रेट टेक्निक, सिस्टम ने तुरंत ऐलान किया।
ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटल पावर फुली एक्टिवेटेड। अगले ही पल लिनबे की स्पीड में धमाका हुआ। वह हवा के झोंके की तरह घूमा और भाई बहन के चारों ओर इतनी तेजी से चक्कर लगाए कि उसके आफ्टर इमेजेस परछाइयां बनने लगीं। रिपेटिटिव साइड हॉप्स। पैट्रियार्क सू हक्के बक्के रह गए। ये किस लेवल का फुटवर्क है? लिनबे इतना फुर्तीला कब से हो गया? कुछ पलों बाद लिनबे रुका और संजीदगी से बोला, मैं आज यहां सू मेओवी से माफी मांगने आया था, पर आप लोगों ने तो मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही मारने की कोशिश शुरू कर दी। क्या आप कम से कम एक बार सुन नहीं सकते? मेओई ने अपनी तलवार उसकी तरफ तानी और बर्फीली आवाज में कहा, तुम बात कर सकते हो, पर तुम्हें सिर्फ अपने आखिरी शब्द कहने का मौका मिलेगा। लिन बे समझ गया कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वाकई अपना कीमा नहीं बनवाना चाहता, इसलिए लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसने तुरंत एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला और उसे ऊपर उठाया। मिस सू, आप मुझे अभी नहीं मार सकती। आपको कुछ देखना होगा। इसे देखने के बाद भी अगर आप मेरी जान चाहती हैं, तो मैं अपनी किस्मत को मंजूर कर लूंगा। मेओई ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ठीक है, देखते हैं तुमने क्या बहाने तैयार किए हैं। रिकॉर्डिंग प्ले होने लगी। इमेज के अंदर लिन बे ग्रेट एल्डर से बात कर रहा था। ग्रेट एल्डर, क्या आपको लगता है कि मिस मेओई को वो सोड डाओ कल्टीवेशन मेथड पसंद आएगा जो मैंने उनके लिए खरीदा है? ग्रेट एल्डर मुस्कुराया। वह लड़की सोड डाओ की दीवानी है, उसे यह पक्का पसंद आएगा। और अगर तुम अभी भी फिक्रमंद हो तो यह सचेत भी साथ ले जाओ। हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्किड। इसकी खुशबू बहुत ताजा और शालीन है। उसने आगे कहा, मैंने जांच कर ली है, मेओई को ऑर्किड की खुशबू सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम उसे यह दोगे तो तुम्हारे प्रति उसका नजरिया पक्का बदल जाएगा। रिकॉर्डिंग में लिन बे खुश दिख रहा था। शानदार, शुक्रिया ग्रेट एल्डर। यह देखकर पैट्रियार्क सू दंग रह गए। लिन बे ने उनकी तरफ देखा और कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी एक शिकार हूं। जिसने यह जाल बुना है वह सू और लिन फैमिली के बीच नफरत पैदा करना चाहता था। उसने शांति से पूछा, ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हमारे दो परिवार लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? मेओई ने तुरंत जवाब दिया, ये फैमिली जो तीन बड़े खानदानों में से एक है। लिन बे ने चुटकी बजाई। बिंगो! सूचिनशान हिचकिचाया। क्या तुम कह रहे हो कि इस सब के पीछे ये फैमिली है? लिन बे ने कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाया। कल रात लिन फैमिली ने ग्रेट एल्डर से पूछताछ की। हमें उनके और ये फैमिली के बीच मिली भगत के सबूत मिले हैं। पर मेओई ने यकीन करने से मना कर दिया। नामुमकिन। ब्रदर यीन हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आए हैं। वह कभी ऐसी साजिश नहीं रचेंगे। लिनबे ने आह भरी। मिस, यन सिर्फ येन है। वह पूरी ये फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करता। वैसे भी उस वाकये के बाद क्या वह आपसे एक बार भी मिलने आया? मेओई हकलाने लगी। वो इसलिए क्योंकि भाई येन ने अफवाहें सुनी थीं और वह मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहते थे। और वैसे भी यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, लिनबे। लिनबे ने मन ही मन सोचा। असली मालिक की यादों के हिसाब से येन बस आना ही नहीं चाहता था, पर अगर मैंने अभी यह कहा तो वह मुझे पक्का मार डालेगी। इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया। जो हुआ सो हुआ। उस रात मैंने जो सोड डाओ मेथड तैयार किया था उसे मेरी माफी समझकर स्वीकार कीजिए। जैसे ही मेओई ने हेवन हार्ट सोड टेक्निक को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। यह तरीका, इसमें तो असली सोड इंटेंट है। क्या यह एक हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक है? यह सुनते ही सुचिन शान गुस्से में फट पड़ा। मजाक बंद करो कमीने। कल तुमने मेरे बाप को पैसों की रिश्वत दी, तो तुम्हें लगता है आज मेरी बहन को भी ऐसे ही बेवकूफ बना लोगे? सुचिन शान एक बार फिर पागल होकर झपटा। मेरी बहन को तुम्हारे इन घटिया तोहफों की जरूरत नहीं है, जहन्नुम में जा। लिन बेडर के मारे कांपने लगा, पर तभी अचानक मियोवी बिजली की रफ्तार से उनके बीच में आई। चिनशान, रुक जाओ। उसने अपने भाई को एक जोरदार मुक्का जड़ा और उसे दूर फेंक दिया। सुचिनशान जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। आह! इधर मेओई अपने हाथों में मौजूद कल्टीवेशन मेथड को फटी आंखों से देख रही थी। वह पूरी तरह सुन्न थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने यकीन न करते हुए पूछा, अ हेवन रैंक कल्टीवेशन मेथड? क्या यह वाकई मेरे लिए है? लिनबे उसके रिएक्शन को देखकर चकरा गया।
ये तो बस एक कल्टीवेशन मेथड है। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे इसकी लॉटरी लग गई हो? जब मैंने 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दिए थे तब तो ये इतनी खुश नहीं दिखी थी। पर मेओई के दिल के अंदर उथल पुथल मची थी। एक हेवन रैंक टेक्निक, ये वो विरासत है जिसके लिए बड़े बड़े खानदान सिर्फ सपने देखते हैं। मैंने सालों मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की है। अगर इसे पाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इतने महान खजाने को हाथ में थामे वह सुध बुद्ध खो बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन बे ने इसे इतनी सादगी से कैसे थमा दिया, जैसे कोई फल दे रहा हो। उसने उलझन में उसे घूरा। क्या लिन बे वाकई वही मामूली निकम्मा अय्याश लड़का है? अपनी बहन को सोच में डूबा देख सुचिन शान चिल्लाया, दीदी, आखिर चल क्या रहा है? आपने उस कमीने का तोहफा स्वीकार क्यों किया? उसे इग्नोर करते हुए लिन बे ने मेओई की तरफ देखा और थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछा, मिस सू, क्या मेरा माफी का तोहफा काफी है? मेओई खामोश रही। लिन बे घबराने लगा। कम से कम कुछ तो बोलो, ऐसे पत्थर की मूरत मत बनो। मेओई ने धीरे से अपना मुंह खोला। यह तोहफा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, पैट्रियार्क सू अचानक आगे आए और बीच में टोक दिया, बेटी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वह उसे एक तरफ ले गए, लिनबे और सुचिन शान को पीछे छोड़ते हुए। चिन शान का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और लिनबे पर हमला किया। कमीने, तूने मेरे बाप और बहन को बेवकूफ बनाया होगा, पर मुझे नहीं। मेरी तलवार का स्वाद छक। पर इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, पैट्रियार्क सू ने उसे एक ही वार में नीचे गिरा दिया। उफ! एक शांत कोने में पैट्रियार्क सू ने गंभीरता से पूछा, बेटी, जो तरीका लिनबे ने तुम्हें दिया है वो कैसा है? मेओई ने उसे बारीकी से जांचा और जवाब दिया, यह वाकई हेवन रैंक कहलाने के लायक है। यह उस प्रोफाउंड रैंक राइडिंग विंड सोर्ड से कहीं ज्यादा गहरा और पावरफुल है जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी। यह सुनकर पैट्रियार्क सू गहरी सोच में डूब गए। काफी विचार करने के बाद वह बोले, वो लड़का लिनबे शायद सही कह रहा है। 80% चांस है कि इस सब के पीछे ये फैमिली का हाथ है। मेओई ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब लिनबे से बदला लेने के बजाय मैं यह पता लगाना चाहती हूं कि वाकई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। उसके पिता ने उसे वार्निंग दी, लिनबे को सबक सिखाने की बात भूल जाओ। वो लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। अगर हमने वाकई उसे उकसाया तो मुझे डर है कि पूरा सू परिवार तबाह हो सकता है। मेओई ने एक गहरी सांस ली। मैं समझ गई। मैंने पूरी जिंदगी सोड डाउ के लिए परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल किया है। अब मेरा समय है उस कर्ज को चुकाने का। वह वापस लिनबे के पास आई और ठंडे लहजे में बोली, लिनबे, मैं आज तेरी जान बख्शती हूं, पर मेरी साख खराब करने के लिए मैं तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। अब से मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। लिनबे हक्का बक्का रह गया। वह अंदर ही अंदर पैनिक करने लगा। यह अभी भी मुझसे नफरत करती है, पर सिस्टम की शर्त है कि मुझे दुश्मनी को दोस्ती में बदलना होगा, वरना मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। उसकी बर्फीली नजरों को देखकर लिनबे ने अपने दांत भींचे। लगता है अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है। उसने सावधानी से कहा, मिस सू, आपने गलत समझा। मैं आपको माफ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मेओई ने उलझन में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लिनबे ने एक गहरी सांस ली। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी तलवार से मुझ पर सिर्फ एक बार वार करें। सब सन्न रह गए। क्या? तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेओई चिल्लाई, लिन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम किसी गंदी चाल से मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? लिनबे ने तुरंत हाथ हिलाए। नहीं, मैं चीजों को ढंग से हैंडल न कर पाता हूंगा, पर मैं कोई बेशर्म इंसान नहीं हूं। उसने अपना सिर झुका लिया। मुझे बस ऐसा महसूस होता है कि मिस सू को जो तकलीफ हुई है उसकी भरपाई ये मामूली 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और यह घटिया कल्टीवेशन मेथड नहीं कर सकते। यह सुनकर पैट्रियार्क सू को चक्कर आने लगे। घटिया? ये इसे घटिया कह रहा है? अमीर लोग भी बिना पलक झपकाए कितनी बकवास कर लेते हैं। लिनबे अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तो मेरा मतलब है कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने झपट्टे से अपनी तलवार छीनी और उसे अपनी ही गर्दन पर टिका दिया। अगर मिस सू मुझे मारना चाहती है तो शौक से मारें।
रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लिनबे पीछे नहीं हटूंगा। बाहर से वह किसी महान शहीद जैसा दिख रहा था, पर अंदर से उसकी चीखें निकल रही थीं। दादी अम्मा, ये तो बस उसे इमोशनली फंसाने के लिए एक नाटक है। प्लीज, वाकई में मुझे मत काट देना। प्लीज प्लीज प्लीज। लिनबे का यह बदला हुआ रूप देखकर मियावी गहरी सोच में पड़ गई। क्या यह वाकई वही लिनबे है जिसे मैं जानती थी? नहीं। क्या मैं उसे जानती भी हूं? अपनी बहन को पिघलता देख सू चिन शान पैनिक हो गया और चिल्लाया, दीदी, मत बताओ कि आप इस कमीने पर नरम पड़ रही हैं। अगर आप नहीं कर सकती तो मुझे संभालने दें। उसने तुरंत हमला कर दिया, राइडिंग विंड सोर्ड। पर जैसे ही वह लिनबे के पास पहुंचा, मेओई ने बीच में आकर एक ही वार में उसका हमला रोक दिया। लिनबे की सांसें अटक गईं। चिनशान यकीन न करते हुए चिल्लाया, दीदी, आप क्या कर रही हैं? उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। यह मेरा मामला है, मैं खुद देखूंगी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपनी तलवार सीधे लीन बे के सीने में घोंप दी। लीन बे दर्द से कांप उठा। लानत है, मैं मर गया। मैं सच में मर गया। ये लड़की कितनी बेरहम है। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। कम से कम स्क्रिप्ट तो फॉलो करती। पर अगले ही पल मेओई ने तलवार बाहर निकाली और उसे एक गोली पिल थमा दी। इसे लो, ये एक हीलिंग पिल है। इससे खून बहना बंद हो जाएगा। लिनबे कंफ्यूज था। क्या? उसने कड़क आवाज में कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो, इसे खाओ। उसे सोचने का मौका दिए बिना उसने गोली उसके मुंह में ठूंस दी और ऐलान किया, चूंकि तुमने यह जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए इस तलवार के वार के बाद अब हमारे बीच कोई कर्ज बाकी नहीं है। अंदर ही अंदर वह बुदबुदाई, लिनबे, अगर तुम वहीं पुराने बदतमीज लड़के रहते तो मैं बिना हिचकिचाए तुम्हें मार देती। पर तुम अचानक इतने महान कैसे बन गए? पैट्रियार्क सू ने तनाव कम करने के लिए कदम बढ़ाया। लिनबे, चूंकि मेरी बेटी अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो इसे यहीं खत्म समझते हैं। तुम जा सकते हो। लिनबे हिचकिचाया। ये ऐसी तो नहीं दिख रही कि अचानक फिर से तलवार चला देगी, पर क्या यह फ्यूचर में मेरा कीमा बनाएगी? तभी सिस्टम अलार्म बजा। वार्निंग, अगर दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदली तो भविष्य में यीन सुमेओई को भड़काएगा और वह होस्ट को मार डालेगी। लिनबे पैनिक हो गया। मतलब मेरी मौत अभी भी पक्की है। मुझे इस छिपे हुए खतरे को जडा डीएच से मिटाना होगा। उसने असली लिनबे की यादें खंगालीं। मेओई हमेशा से सोर्ड डाउ के शिखर पर पहुंचने का सपना देखती थी, पर उसके आसपास किसी ने उसे नहीं समझा। यही मेरा एंट्री पॉइंट हो सकता है। उसने तुरंत एक कॉन्फिडेंट मुस्कान चेहरे पर लाई। मिस सू, आप वाकई बड्ढे दिल वाली हैं। मैं, लिनबे, आपका फैन हो गया हूं। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? फिर उसने कई और कल्टीवेशन मैनुअल्स निकाले। ये वो सोर्ड डाउ मेथड्स हैं जो मैंने सालों से जमा किए हैं। मैं ये मिस सू को मुफ्त में देना चाहता हूं। मेओई दंग रह गई। और भी स्वॉर्ड डाउ टेक्निक्स? और वो भी एक से ज्यादा? उसने शक के साथ पूछा। भाई एन हमेशा मुझे जेवर देते थे। लिनबे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक औरत के लिए तलवारों और हथियारों के साथ नाचना शोभा नहीं देता? लिनबे ने मजबूती से जवाब दिया, इसमें गलत क्या है? सोर्ड डाउ मर्द और औरत में फर्क नहीं करता। ग्रेट डाउ के सामने सभी जीव बराबर हैं। उसकी बातें मेओई के दिल में गूंज गईं। उसे अचानक यीन की बातें याद आईं। एक औरत को युद्ध कला की क्या जरूरत? क्या घर पर रहकर पति की सेवा करना और बच्चे पालना बेहतर नहीं है? फिर उसे अपने बाप की आवाज याद आई, बेटी, अगर तुम सारा दिन तलवारें चलाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? पर लिनबे अलग था। सभी जीव बराबर हैं। मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं। आज से पहले मुझसे किसी ने यह नहीं कहा था। उसने लिनबे को एक नई नजर से देखा। लिनबे दूसरे मर्दों जैसा नहीं है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, फिर हम दोस्त हैं, फेलो डाउ सीकर्स। भविष्य में हम साथ मिलकर सोर्ड डाउ पर चर्चा करेंगे। सिस्टम नोटिफिकेशन, पार्टी पॉपर, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीट। सुमेओई के साथ दुश्मनी अब दोस्ती में बदल चुकी थी। सिस्टम ने ऐलान किया, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स ग्रांटेड, एएफके कल्टीवेशन फंक्शन रिस्टोर्ड। लिनबे ने एक लंबी और चैन की सांस ली। शुक्र है, यह बिल्कुल आसान नहीं था। आखिरकार मेरी नन्ही सी जान बच गई। लेकिन इससे पहले कि वह चैन की बंसी बजा पाता, सिस्टम फिर से गूंज उठा। वार्निंग, वार्निंग।
चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। ये फैन के दिल में होस्ट के लिए किलिंग इंटेंट पैदा हो गई है। न्यू मिशन, इस खतरे का जल्दी आज से खात्मा करें। रिवॉर्ड 2,000 डेस्टिनी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के हाथों दर्दनाक मौत। लिनबे वहीं जम गया। क्या येन, वो साला चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मेरे पीछे पड़ी डीएच गया। सीन शिफ्ट होता है। ये फैन गुस्से में पागल होकर दहाड़ रहा था। उस लिन परिवार के कमीने की इतनी हिम्मत कि मेरी औरत को हाथ लगाए। मैं पूरे लिन खानदान को नेस्तनाबूद कर दूंगा। उसकी आंखों में बर्फीली नफरत थी। उसने मन ही मन सोचा। रही बात सुमेओई की, भले ही उसकी साख मिट्टी में मिल गई हो, फिर भी वह मेरी रखैल बनने के लायक तो है ही। यन पहले ही सू हवेली पहुंच चुका था, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ दी और गौर से देखा। वहां लिन बे और सुमेओई साथ खड्डे बातें कर रहे थे। वह लिन बे है, वह यकीन न करते हुए बुदबुदाया। सुमेओई लिन बे से बड्ढे सम्मान के साथ बात कर रही थी। फेलो डाओइस्ट लिन, मैं आपकी नेक दिली को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं पूरे दिल से सोर्ड डाओ की पढ़ाई करूंगी। लिनबे ने बड्ढे कैजुअल और आलसी अंदाज में जवाब दिया। मिस सू, आप बहुत विनम्र हो रही हैं। भविष्य में अगर समय मिला तो मैं निश्चित रूप से स्वॉर्ड आर्ट्स पर चर्चा करने आऊंगा। येन ये सब खामोशी से देख रहा था। उन दोनों को इतना करीब देख जलन उसके अंदर जहर की तरह फैल गई। उसने अपने दांत भींचे और मन ही मन गालियां दी। लानत है, यह लिनबे से चुपके से मिल रही है। उसका हाथ अपनी स्टोरेज रिंग की तरफ बढ़ा और एक काला विचार उसके दिमाग में आया। मैंने पहले इसे ठीक करने का सोचा था, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और चेहरा क्रूर हो गया। मैं सीधा सू परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखूंगा और शादी की रात मैं इसे धीरे धीरे तड़ेच पाऊंगा। वह कोल्ड बॉडी आखिर एक बेहतरीन कॉलरन जो है। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। लिनबे वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। येन ने उसे जाते हुए देखा और नफरत से मुस्कुराया। रही बात लिनबे की, तो वह महज एक कचरा है। जैसे ही मेरा ब्रेक थ्रू सफल होगा, मैं उसे और पूरे लिन परिवार को एक ही झटके में साफ कर दूंगा। सीन फिर बदलता है। लिनबे अपने बिस्तर पर बैठा सिस्टम स्क्रीन को घूर रहा था। उसका चेहरा मायूसी से भरा था। एक और मौत मेरे सिर पर नाच रही है। हे सिस्टम, क्या तू वाकई मुझे मरते हुए देखना चाहता है? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। सिस्टम मिशंस भविष्य के संकटों को देखकर जारी किए जाते हैं। सिस्टम का होस्ट को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। लिनबे ने एक गहरी सांस ली और हार मान ली। ठीक है भाई, अगर तू ना होता तो वो बुढ़ा सू अब तक मेरे 2 टुकड़े कर चुका होता। छोड़ दो, अपनी ताकत बढ़ाना ही असली सच है। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। सिस्टम, आई वॉन्ट टू डू अ लॉटरी ड्रॉ। एक लॉटरी विंडो सामने आ गई। एक ड्रॉ के लिए 100 डेस्टिनी पॉइंट्स चाहिए थे। लिनबे ने बिना सोचे समझे X10 चुना और कॉन्फिडेंस से बोला, पूछने की जरूरत है क्या? चमत्कार तो सिर्फ 10 पुल्स में ही होते हैं। स्क्रीन पर रोशनी चमकी और लिनबे ने अपने हाथ ऐसे जोड़े जैसे प्रार्थना कर रहा हो। प्लीज पिटी हिट मत करना, प्लीज। अगले ही पल उसके पॉइंट्स और 500 से गिरकर 500 हो गए और नतीजे सामने आए। लिनबे का चेहरा सफेद पड्डी डीएचा गया। आयो, वो लगभग रोने ही वाला था, फिर खुद को दिलासा देते हुए मुस्कुराया। कम से कम ये 9 साधारण आइटम्स तो नहीं हैं, है ना? सिस्टम ने इनाम दिखाए। 3x 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। पैसों की अब कोई कमी नहीं। 3 बॉटल्स सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल्स, 8 टन आइस जेड मैरो, 2 सोड दाओ एपिफनी पिल्स, ज्ञान का भंडार, 8 लेजेंडरी निर्वाणा सूत्रा, महाशक्तिशाली मंत्र। सारे आइटम्स सिस्टम इन्वेंट्री में जमा हो गए। तभी एक और मैसेज पॉपअप हुआ। सिस्टम की स्क्रीन पर मैसेज चमका। 10 पुल के लिए पॉइंट्स कम हैं। क्या आप सिंगल ड्रॉ करना चाहेंगे? लिनबे ने तुरंत अपना सीना फुलाया और बड़े घमंड से बोला, सिंगल पुल? नामुमकिन। चमत्कार सिर्फ 10 पुल में होते हैं। कुत्ते भी सिंगल पुल नहीं करते। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड्डीढ़ी थीं। आखिर में उसने एक अजीब सी खांसी खांसते हुए कहा, जो मैंने कहा उसे भूल जाओ, बस ड्रॉ कर दो। पॉइंट्स 500 से गिरकर 400 हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑब्टेन्ड 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। लिनबे गुस्से में फट पड्ढा।
लानत है। पर जब उसकी नजर पहले मिले हुए आइटम्स पर पड़ी, खासकर उस चमकते हुए प्राचीन मंत्र पर, तो वह थोड़ा शांत हुआ। चलो, कम से कम पेटी रिवॉर्ड इतना बुरा भी नहीं है। दोनों हाथों में गोलियों की बोतलें थामे उसकी एक्साइटमेंट वापस आ गई। ये वो पिल्स थीं जो बिना किसी शर्त के कल्टीवेशन से लेकर कॉम्बैट पावर तक सब कुछ बढ़ा सकती थीं। एक वन स्टॉप सर्विस। सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई। सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल। इसे खाने के बाद बिना किसी साइड इफेक्ट के कल्टीवेशन बेस बढ़ाता है। सोड डाओ एपिफनी पिल। यह एक सोड डाओ आत्मज्ञान देता है जिससे यूजर की तलवारबाजी की समझ बढ़ जाती है। लिनबे मुस्कुराया। सिर्फ प्रोफाउंड स्कॉलर के लिए? यह तो जैसे मेरे लिए ही बनी है। उसे इस दुनिया का कल्टीवेशन सिस्टम याद आया। प्रोफाउंड स्कॉलर, प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर, प्रोफाउंड मास्टर, प्रोफाउंड स्पिरिट, प्रोफाउंड किंग, प्रोफाउंड एम्परर, प्रोफाउंड वेनरेबल, प्रोफाउंड सेंट, प्रोफाउंड सॉवरेन, प्रोफाउंड गॉड। हर लेवल नॉन स्टेज में बंटा हुआ है। उसने एक कड़ी ढावी आह भरी। इस शरीर का असली मालिक वाकई कीचड़ का वो ढेला था जो दीवार पर कभी नहीं चिपका। पूरे परिवार का सपोर्ट होने के बाद भी वह सिर्फ एक मामूली प्रोफाउंड स्कॉलर था। अपने दांत भींचते हुए उसने सारी गोलियां एक साथ निगल लीं। अगर टैलेंट काफी नहीं है तो मैं गोलियों से इसकी भरपाई करूंगा। इतनी सारी पिल्स के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ब्रेक थ्रू ना हो। जैसे ही गोलियां उसके शरीर के अंदर गईं, उसके भीतर ऊर्जा का एक भयानक सैलाब उमड़ पड़ा। उसके हाथ से बोतल छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गई। लिन बे का शरीर कांपने लगा और उसकी रगों में ताकत दौड़ने लगी। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। यह पावर, सोडो की समझ, ब्रेक थ्रू। उसका ऑरा अचानक फटफटा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, सोड कम। कहीं दूर से एक तलवार हवा को चीरती हुई उसकी तरफ आई। पीछे से एक गुस्से वाली आवाज गूंजी, मेरी तलवार किसने चुराई? लिनबे ने उस उड्डाती हुई ब्लेड को बीच हवा में परफेक्ट तरीके से पकड़ डीएच लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मूठ पर कसीं, उसकी पूरी शख्सियत बदल गई। उसने तलवार को हल्का सा घुमाया और चमकती आंखों से बुदबुदाया, तो यह है सोड डाओ। लिनबे ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पूरी शक्ति से वार किया। है एक खौफनाक स्लैश आगे बढ़ा जिसने हवा को ऐसे चीर दिया जैसे पूरी दुनिया को दो हिस्सों में काट देगा। धमाका इतना जोरदार था कि उसके घर की छत उड़ गई। उड़ते हुए मलबे के बीच उसके पिता आसमान में गोल गोल घूमते हुए चिल्ला रहे थे, तेरी भलाई हो, मुझे अब यह तलवार नहीं चाहिए। अपनी नई ताकत का टेस्ट करने के बाद लिनबे पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ और ऐलान किया, प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर लेवल के नीचे मैं अजेय हूं और प्रोफाउंड मास्टर के खिलाफ भी मैं बराबरी की टक्कर दे सकता हूं। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। सोड हार्ट हासिल कर लिया। तभी दूर से उसके पिता की गुस्से भरी आवाज आई, ओ बागी बेटे, आधी रात को घर तबाह कर दिया, जल्दी से एल्डर की तलवार वापस कर। लिनबे ने उन्हें इग्नोर किया और लापरवाही से तलवार वापस फेंक दी। जो भी हो, मैं अब प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर लेवल पर पहुंच गया हूं। उसने खुद को दिलासा दिया कि अब सू म्यावी को सोड डाउ सिखाने में उसे कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा। तभी उसकी नजर अगले आइटम पर पड़ी, एक नीला पत्थर। आइटम नेम, आइस जेड मैरो। डिस्क्रिप्शन, एक अत्यंत ठंडा खजाना जो इन्नेट कोल्ड एनर्जी को उत्तेजित करने में सक्षम है। लिनबे उसे उलझन में घूरने लगा, पर इसका इस्तेमाल क्या है? चाय के लिए बर्फ के टुकड़े या कुछ और? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने कंधे उचका दिए। अभी इसका इस्तेमाल नहीं पता तो इसे संभाल कर रख लेता हूं, शायद अच्छी कीमत पर बिक जाए। फिर उसने आखिरी इनाम निकाला, वो रहस्यमयी किताब। अभी एक कल्टीवेशन मेथड बाकी था। जैसे ही उसने टाइटल पढ़ा, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। यह तो रिजरेक्शन है। सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई। आइटम नेम, निर्वाणा सूत्रा, प्राइमोर्डियल इमॉर्टल सूत्रा का निर्वाणा अध्याय। डिस्क्रिप्शन, इसे दूसरे मेथड्स के साथ भी कल्टीवेट किया जा सकता है। अगर कल्टीवेटर को कोई जानलेवा चोट लगती है और उसके पास पर्याप्त स्पिरिचुअल एनर्जी है तो वह निर्वाणा के जरिए दोबारा जीवित हो सकता है। लिनबे की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब, अगर मैंने यह स्किल सीख ली तो मेरे पास एक इनबिल्ट रिजरेक्शन पैसिव होगा। उसकी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई।
जब तक मेरा माना बार फुल है, मैं मरकर भी जिंदा हो सकता हूं। ये स्किल तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। वह पागलों की तरह हंसने लगा। सिर्फ इस एक मेथड ने ही उस 10 पुल की पूरी कीमत वसूल कर दी है। तभी उसने स्क्रीन चेक की। डेस्टिनी पॉइंट्स बैलेंस 400। उसके अंदर का लालच फिर जाग उठा। मैं अभी भी 4 बार और ड्रॉ कर सकता हूं। पर उसने तुरंत खुद को मानसिक तौर पर एक थप्पड़ मारा। नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। सिंगल पुल से कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता। तभी उसे कुछ याद आया। सिस्टम, तुमने पहले कहा था कि डेस्टिनी पॉइंट से कुछ और भी किया जा सकता है ना? सिस्टम ने जवाब दिया। होस्ट प्रोफेसीज करने के लिए पॉइंट्स खर्च कर सकते हैं। इसकी कीमत टारगेट की किस्मत और होने वाली घटना के प्रभाव पर निर्भर करती है। अभी के मिशन को देखते हुए सू मियावी के बारे में भविष्यवाणी करना बेहतर होगा। लिन बे की आंखें चमक उठीं। सही कहा, मैं तो लगभग भूल ही गया था। जल्दी से मुझे जानकारी दो। जैसे ही उसने कंफर्म किया, उसके पॉइंट्स 400 से गिरकर 0 हो गए। भविष्यवाणी शुरू हुई और उसके दिमाग में विजन्स की बाढ़ आ गई। सारी जानकारी प्रोसेस करने के बाद लिनबे को आखिरकार सब समझ आ गया। तो यह बात है, सू मियोवी के पास एक इनेट कोल्ड फिजिक है, पर जन्म के समय हुई मुश्किलों की वजह से उसका शरीर अधूरा रह गया है। भविष्य उसके सामने खुल गया। 22 साल की उम्र में उसकी कोल्ड एनर्जी बेकाबू होकर फट जाएगी, जिससे उसकी मौत पक्की है। भविष्यवाणी जारी रही। नॉर्मल डेवलपमेंट के हिसाब से कल यीन एक ऐसी स्पिरिट मेडिसिन लाएगा जो उस ठंडी ऊर्जा को दबा सके, और वह इसे सू फैमिली के सामने शादी का प्रस्ताव रखने के लिए इस्तेमाल करेगा। लिनबे का चेहरा गंभीर हो गया। अगर येन कामयाब हो गया और दोनों परिवार रिश्तेदारी में बंध गए, तो वह लिन परिवार को मिटाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची। तो मुझे किसी भी कीमत पर येन के इस प्रपोजल को फेल करना होगा। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने वो नीला पत्थर निकाला। सिस्टम, यह आइस जेड मैरो कहता है कि यह इन्नेट कोल्ड एनर्जी को उत्तेजित कर सकता है। क्या इसका मतलब यह मेओई की कमी को पूरी तरह ठीक कर सकता है? बिल्कुल होस्ट। लिनबे के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और उसके चारों ओर एक हल्की रेड ऑरा फैल गई। जब तक मैं यहां हूं, ये फैन, तुम कामयाब होने का सपना भी मत देखना। अगले दिन सू हावली में मेओई आंगन में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। पेट्रियार्क सू उसे गर्व से देख रहे थे और अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहे थे। जैसा कि मेरी बेटी से उम्मीद थी, तुमने सिर्फ एक रात में हेवन रैंक्ड सोर्ड डाओ के बेसिक्स सीख लिए। तभी लिन बे तालियां बजाते हुए वहां पहुंचा। मिस सू, आपका टैलेंट वाकई हैरान कर देने वाला है। उसने जमीन पर तलवार के निशानों को देखा। इस वार में तो अभी से सोर्ड इंटेंट की झलक दिख रही है। मेओई ने अपनी तलवार नीचे की। वह थोड़ी शर्मा गई थी। अगर आपका दिया हुआ वो मेथड ना होता, तो मैं सोर्ड इंटेंट की दहलीज को छू भी ना पाती। फेलो डॉइस्ट लिन, प्लीज बैठिए। जैसे ही लिन बे टेबल पर बैठा और उसे चाय सर्व करते हुए देखा, उसकी पीठ पर ठंडे पसीने छूटने लगे। मैंने एपिफनी पिल खाए बिना हेवन रैंक मेथड को समझ तक नहीं पाया था, पर इसने एक रात में बेसिक्स मास्टर कर लिए। उसने घबराहट में थूक निगला। वाकई, ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की औरत बनने के लायक है। शुक्र है मैंने इसे अपना दुश्मन नहीं बनाया। चाय का प्याला लेते हुए वह आखिरकार बोला, खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं, पर मैं आज यहां 2 जरूरी बातों के लिए आया हूं। वह सीधा पॉइंट पर आया। मिस सू, आप यीन को अच्छी तरह जानती हैं, है ना? एक पल रुककर उसने जारी रखा। मैं सोच रहा था, क्या आप हमारा इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं? जैसे ही यीन का नाम आया, मेओई हिचकिचाई। भाई यीन। लिनबे ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लिनबे का असली गेम प्लान अब शुरू हो चुका था। यीन और सुमेओई की शादी रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही था कि मेओई के दिल में यीन की सफेद पोश इमेज को चकमा देकर उसकी असलियत सामने लाई जाए। लेकिन सुमेओई ने घबराते हुए सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह मुमकिन नहीं होगा। भाई यीन के मन में तुम्हारी इमेज बहुत खराब है। मुझे फिक्र है कि वह तुम पर फिर से हमला न कर दे। बोलते बोलते वह अचानक रुक गई और लिनबे को फटी आंखों से देखने लगी। तुम मेरे ठीक सामने खड़े हो, फिर भी मैं तुम्हारी प्रेजेंस महसूस नहीं कर पा रही। यहां तक कि मैं तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। उसकी आंखें फैल गईं। क्या तुमने पूरी तरह से सोर्ड इंटेंट को समझ लिया है और क्लियर सोर्ड हार्ट हासिल कर लिया है? मेओई गहरी सोच में डूब गई। भाई यीन खुद को जीनियस कहते हैं,
पर उन्होंने सोड इंटेंट में सिर्फ मामूली सफलता हासिल की है। लिन बे के मुकाबले उनके पास सिर्फ कल्टीवेशन बेस का फायदा है, पर सोड डाउ रेल्म के मामले में तो वे इसके आसपास भी नहीं ठहरते। तभी लिन बे बड़े शांत अंदाज में बोला, लगता है यीन को मेरे बारे में बहुत गलत फहमियां थीं। असल में मैं बस आप दोनों के साथ सोड डाउ पर चर्चा करना चाहता था। सुमेओई ने धीरे से सिर हिलाया। एडवांस में क्लियर सोड हार्ट का अनुभव करना भाई यीन के ब्रेक थ्रू के लिए भी बहुत मददगार होगा। मैं किसी को उन्हें खबर देने के लिए भेजती हूं। मुझे यकीन है वे मना नहीं करेंगे। लिनबे ने मन ही मन सोचा, असली यादों के हिसाब से यीन कोई दरियादिल इंसान नहीं है। मेओई अभी यह नहीं देख पा रही, पर उसे उसकी असलियत दिखाकर ही इस शादी के प्रपोजल को जड़ से खत्म किया जा सकता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लिनबे ने बात जारी रखी। उस रात जो हुआ उसके बारे में एक और बात है। जैसे ही ये शब्द निकले, उस रात की यादें दोनों के दिमाग में ताजा हो गईं। लिनबे ने देखा कि मेओई के गाल तुरंत लाल हो गए। वह घबराते हुए धीरे से बोली, वह मामला, क्या वह पहले ही बीत नहीं चुका? लिनबे ने ज्यादा जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक छोटा बॉक्स निकाला और कहा, ग्रेट एल्डर ने हमारे खिलाफ जो साजिश रची थी, उस साचे का असर अभी भी तुम्हारे शरीर में बाकी है। अगर इसे साफ नहीं किया गया तो यह तुम्हारे भविष्य के कल्टीवेशन पर असर डालेगा। यह एंटीडोट उन टॉक्सिन्स को खत्म कर सकती है, पर इसके लिए किसी को साथ रहकर स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरिडियंस के एक खास रास्ते पर गाइड करना होगा। उसने बॉक्स खोला जिसके अंदर एक चमकती हुई गोली थी। एंटीडोट पिल? मेओई ने हैरानी से पूछा। लिनबे मन ही मन मुस्कुराया। शुक्र है मैंने एक सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल बचाकर रखी थी। बचा हुआ जहर तो बस एक बहाना है ताकि फेवरेबिलिटी बढ़ाई जा सके। सब कुछ जिंदा बचने के लिए है। मेओई ने वो गोली ली और लिनबे को बड़ी कोमल नजरों से देखा। फेलो डाओइस्ट लिन, वाकई एक सच्चे जेंटलमैन हैं, जो हमसे करीब होने के लिए अब तक एक प्ले बॉय यंग मास्टर होने का नाटक कर रहे थे। मुझे डर है कि आपकी भी कुछ अनकही मजबूरियां रही होंगी, है ना? फिर वह खड़ी हुई। चूंकि हमें डिटॉक्स करने के लिए पिल लेनी है, तो चलिए ट्रेनिंग रूम में चलते हैं। और इस तरह मेओई लिनबे को अंदर के कक्ष की ओर ले गई। दूर से पेट्रियार्क सू उन्हें मुस्कुराते हुए जाते देख रहे थे। नौजवान लोग वाकई जोश से भरे हुए हैं। तभी एक नौकर पैनिक में दौड़ता हुआ आया। पेट्रियार्क सू, ये परिवार के येन। बिना किसी जवाब का इंतजार किए येन सीधा ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा तोड़ने के लिए लात उठाई। लिन बे, साले बाहर निकल यहां से। लेकिन इससे पहले कि उसकी लात दरवाजे पर लगती, पेट्रियार्क सू बीच में आ गए और अपनी तलवार से उसे रोक दिया। रुक जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लिन बे के साथ क्या लफड़ा है, लेकिन वह अभी मेरी बेटी को डिटॉक्स कर रहा है। तुम बिल्कुल अंदर जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यीन यकीन न करते हुए दहाड़ा। डिटॉक्स? ऐसा कौन सा जहर है जिसके लिए एक मर्द और औरत को कमरे में अकेला होना पड़े? ठीक उसी पल अंदर से एक आवाज आई। मेओई की आवाज। आह, मैं इसे महसूस कर सकती हूं। मेरा कल्टीवेशन बेस बढ़ रहा है। ऊ। यह सुनते ही यीन पत्थर बन गया। यहां तक कि पेट्रियार्क सू भी असहज दिखने लगे। अब और बर्दाश्त न करते हुए यीन ने अपनी तलवार आधी म्यान से बाहर निकाल ली। लानत है, लिनबे, बाहर आ। पेट्रियार्क सू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माहौल अब किसी भी पल फटने के कगार पर था। ट्रेनिंग रूम के अंदर लिनबे बड़ी सावधानी से मेओई के मेरिडियंस के जरिए स्पिरिचुअल एनर्जी को गाइड कर रहा था। मेओई ने अपने होंठ चबाते हुए दर्द में कहा, उफ, लिनबे, जल्दी बाहर निकलो। लिनबे ने मजबूती से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने गंभीरता से सोचा, क्या यह वही अनकंट्रोल्ड कॉन्जेनिटल कोल्ड फिजिक है? मुझे नहीं लगता कि क्लियर सोड हार्ट की सोड ची इसे सप्रेस नहीं कर पाएगी। अपनी पूरी एनर्जी समेटते हुए उसने अपनी उंगली से उसके एक एक्यूपॉइंट को टैप किया। थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं सोड ची का इस्तेमाल करके इस कोल्ड एनर्जी को सील कर दूंगा। लेकिन अचानक अंदर दोनों एनर्जीज आपस में टकरा गईं। मेओई के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, आह, तुम जल्दी रुको। बाहर खौफनाक कोल्ड एनर्जी ट्रेनिंग रूम के दरवाजे से बाहर रिसने लगी थी। यीन ने यह साफ देख लिया
और अंदर से आती आवाजें सुनकर उसकी जलन और नफरत की आग और भड़क गई। पेट्रियार्क सू घबराहट में चिल्लाए, यह तो कोल्ड एनर्जी एक्सप्लोजन है। यह पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लिनबे, जल्दी से मेरी बेटी के हार्ट और मेरिडियंस की रक्षा करो। अब यीन खुद को रोक नहीं पाया। मुझे दरवाजा तोड़ने दो। अपनी तलवार के एक जोरदार वार से दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। यीन और पेट्रियार्क सू दोनों अंदर झपटे। उन्हें अंदर घुसते देख लिन बेचौंक कर पीछे मुड़ा। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसी पल पेट्रियार्क सू आगे बढ़े और लिनबे को एक तरफ धकेलते हुए अपनी बेटी की जांच करने भागे। बेटी, तुम ठीक तो हो? मेओई ने हल्के से सिर हिलाकर उन्हें यकीन दिलाया कि वह ठीक है, लेकिन यीन का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वह दहाड़ा, मेरी औरत को हाथ लगाने की जुर्रत! और बिना एक सेकंड गंवाए उसने सीधा लिनबे पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। लिनबे ने बड़ी मुश्किल से अपनी ब्लेड से उस वार को रोका, लेकिन उस अटैक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे खुद को संभालने में भी संघर्ष करना पड़ा। यह देखकर मेओई चीख उठी, येन, तुम ये क्या कर रहे हो? गुस्से में अंधा होकर येन ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसकी आंखों में सुर्ख लाल एनर्जी चमक उठी और अगले ही पल उसने लिनबे की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने हाथ में टूटी हुई तलवार लिए लिनबे अविश्वास से बोला, यीन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन यीन ने एक नहीं सुनी। वह फिर गरजा, आज मैं तेरा सिर कलम कर दूंगा। लिनबे ने दांत भींच लिए, तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया है। हालांकि मन ही मन वह सोच रहा था, जैसा कि चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से उम्मीद थी, सीधा मुकाबला करने में मैं अभी भी इसका सामना नहीं कर सकता। शुक्र है मेओई यहां है। तभी मेओई अचानक आगे आई और लिनबे के सामने खड़ी होकर यीन का रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। यीन, अभी लिनबे से माफी मांगो। यीन उसे फटी आंखों से देखने लगा। मैं इस कचरे से माफी मांगू? मेओई, तुम मजाक कर रही हो। यह अभी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। मेओई की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लिनबे मुझे डिटॉक्स कर रहा था। मेरा कोल्ड फिजिक बेकाबू हो गया था और उसने मुझे बचाने के लिए अपनी सोड ची का इस्तेमाल किया ताकि मैं जिंदा बच सकूं। यीन तिरस्कार से हंसा, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन किसे पता कि तुम दोनों उस कमरे में असल में क्या कर रहे थे? उसके इन शब्दों ने मेओई को आग बबूला कर दिया। इधर लिनबे ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मन ही मन सोचा, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन किस्मत से मेओई ने यीन का असली चेहरा देख लिया। बुरा नहीं है। यीन ने फिर से अपनी तलवार उठा ली। मैं इसे सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए सबक सिखा रहा हूं। फिर उसने झर घोलते हुए कहा, वैसे भी उस रात इसने तुम्हारी मासूमियत छीन ली थी। क्या तुम भूल गई? मेओई की नजरें तेज हो गईं। चूंकि तुमने उस रात की बात छेड़ी है, तो मैं तुमसे कुछ पूछती हूं। क्या तुम लिन फैमिली के ग्रेट एल्डर और अपने ये फैमिली के बीच की मिली भगत के बारे में जानते थे? येन हिचकिचाया। मैं नहीं जानता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, अगर मुझे पता होता कि इसमें मेओई भी फंस जाएगी, तो मैं इसे किसी भी कीमत पर रोक देता। मेओई ने उसे गहरी निराशा से देखा। यीन, तुमने वाकई मुझे शर्मिंदा किया है। अब यह कहना बंद करो कि मैं तुम्हारी औरत हूं। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उसके शब्द यीन के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसकी आंखें क्रूर हो गईं। तुम उस कचरे के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो? मत भूलो, मैं ही वो अकेला आदमी हूं जो तुम्हारा सच में ख्याल रखता है। तभी लिनबे उसके पास से गुजरा और हल्का सा खांसते हुए बोला, यीन, अगर तुम वाकई उसका ख्याल रखते, तो तुम तब कहां थे जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अब आकर क्या दिखा रहे हो? यीन ने उसे घूरा। तुम जैसे बाहरी इंसान को मेरे और मियोई के रिश्ते के बारे में क्या पता होगा? अंदर ही अंदर वह जल रहा था। यह लिनबे मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द मियोई को अपने कब्जे में करना होगा। फिर वह मुड़ा और पूरे आत्मविश्वास के साथ पेट्रियार्क सू की तरफ देखते हुए बोला, अंकल सू, सच तो यह है कि मियोई और मैं लंबे समय से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। मैं आज औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं।
उसने एक स्पिरिचुअल कार्ड निकाला और आगे बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा बिट्रोथल गिफ्ट है, 1000 स्पिरिट स्टोन्स। मुझे उम्मीद है कि अंकल सू जल्द से जल्द मियोई से मेरी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनते ही पेट्रियार्क सू खामोश हो गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और तभी लिनबे अचानक जोर जोर से हंसने लगा। यीन ने उसे गुस्से में घूरा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या पहले कभी इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं देखे? लिनबे ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ मजेदार याद आ गया। यीन तिरस्कार से हंसा और बोला, हुम्फ, ये 100,000 स्पिरिट स्टोन्स लिन फैमिली की पूरे साल की कमाई के बराबर हैं। तुम चाहे जितना घूर लो, तुम सिर्फ जलन ही महसूस कर सकते हो। फिर वह मुड़ा और पेट्रियार्क सू से बोला, अंकल सू, क्या आपको वाकई लगता है कि यह कम है? मियोई पहले ही अपनी मासूमियत खो चुकी है। उससे शादी के लिए तैयार होकर मैं पहले ही बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा हूं। यहां तक कि लिनबेई जैसे कचरे ने भी उसे छू लिया है। 100,000 स्पिरिट स्टोन्स देना सू फैमिली को बहुत बड़ी इज्जत देने जैसा है। बेहतर होगा कि आप समझदारी से सोचें। यह सुनकर पेट्रियार्क सू अंदर से हिल गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या शानदार ये फैमिली है, पहले मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया और अब हमें ही नीचा दिखा रहे हैं। 6,000 स्पिरिट स्टोन्स, इसकी कोई कीमत नहीं है। तभी उनकी जेब से एक स्पिरिट स्टोन कार्ड फिसलकर जमीन पर गिर गया। यीन की नजर तुरंत उस पर गई। यह किसका कार्ड है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पेट्रियार्क सू आराम से झुके, कार्ड उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, ओह, कितना लापरवाह हूं मैं। यह वो कार्ड है जो लिनबेई ने मुझे दिया है। यीन की आंखें फैल गईं। क्या? यह तो सिर्फ एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर है। इसके पास स्पिरिट स्टोन कार्ड कहां से आएगा? अंकल सू, बेवकूफ मत बनिए। वो कार्ड पक्का खाली होगा। और तभी टप, लिनबे के पैरों के पास एक स्पिरिट स्टोन गिरा। फिर एक और, फिर एक और। लिनबे ने आराम से अपना स्पिरिट स्टोन कार्ड निकाला और हल्की मुस्कान के साथ अपनी कलाई घुमाई। अचानक स्पिरिट स्टोन्स की एक धारा बह निकली, जो उसके पीछे एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हो गई। लिनबे मुस्कुराया। ब्रदर यीन, लगता है मेरे बारे में आपकी राय कुछ ज्यादा ही है। बैड लक। मेरे कार्ड में मौजूद स्पिरिट स्टोन्स आपके इस मामूली ऑफर से कहीं ज्यादा हैं। यीन पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स कहां से आए? फिर वह जल्दी से मियोई की तरफ मुड़ा। मियोई, इस आदमी के इरादे पक्का नेक नहीं हैं। तुम जानती हो इसने पहले क्या किया है। यह जो भी कहे, अभी किसी बात के लिए राजी मत होना। उसने एक बेचारे जैसा चेहरा बनाया, लेकिन मियोई अब पूरी तरह तंग आ चुकी थी। बहुत हुआ, वह गुस्से में बोली। यीन, बिना बात के बखेड़ा खड़ा करना बंद करो। लिनबे उतना बुरा नहीं है जितना तुम कहते हो। वह सिर्फ मुझसे सोड दाव पर चर्चा करने आया था। यीन उपहास से हंसा। एक औरत के पीछे छिपने वाला कचरा खुद को मेरे साथ सोड दाव पर चर्चा करने के लायक समझता है। लिनबे ने हल्की आह भरी। ब्रदर यीन को अभी भी मेरे प्रति बहुत प्रेजुडिस है। रही बात सोड दाव की, तो मैं भी इसके बारे में एक दो चीजें जानता हूं। अगले ही पल लिनबे ने वार किया। एक तेज सोड इंटेंट हवा को चीरती हुई निकली, लेकिन वह यीन को बस एक बाल के फासले से छोड़ते हुए निकल गई। यीन पूरी तरह जड़ हो गया। उसका जबड़ा गिर गया। सुमेओई की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सिर्फ क्लियर सोड हार्ट नहीं है, यह तो यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन है। इसे हासिल करना क्लियर सोड हार्ट से अनगिनत गुना मुश्किल है। जो इसे मास्टर कर लेते हैं, वे अपनी स्पिरिचुअल पावर से हेवन और अर्थ की 10 गुना ताकत जुटा सकते हैं और अपने से ऊंचे लेवल के दुश्मनों को मार सकते हैं। वह स्तब्ध रह गई। लिनबे, अचानक इतना ताकतवर कब हो गया? लिनबे शांत खड़ा था, हाथ में टूटी हुई तलवार, और उसके चेहरे पर एक असली सिग्मा मेल वाला कॉन्फिडेंस चमक रहा था। यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन, उसने मन ही मन सोचा। यह पक्का सिस्टम द्वारा दी गई हेवन रैंक टेक्निक का असर है। वह हल्का सा मुस्कुराया। फेस स्लैपिंग वाकई सुकून देने वाली चीज है।
दूसरी तरफ यीन का चेहरा नफरत और गुस्से से काला पड़ चुका था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने उम्मीद नहीं की थी लिन बे क्लियर सोर्ड हार्ट तक पहुंच जाएगा और यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन को भी मास्टर कर लेगा। सोर्ड डाओ में वह मुझसे एक पूरा लेवल आगे है, लेकिन उसका कल्टीवेशन बेस अभी भी मुझसे कमजोर है। अगर मैं उसे सच में मारना चाहूं तो यह मुश्किल नहीं होगा। वह जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हारे इस लेवल के साथ मजबूत सोर्ड डाओ होने का क्या फायदा? तुम तो मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। इससे पहले कि लिनबे कुछ कहता, सूमा आगे बढ़ी। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी। लिनबे की तलवारबाजी मुझसे बेहतर है। अगर वह काबिल नहीं है तो मैं इस तथाकथित महान जीनियस येन की पत्नी बनने के लायक भी नहीं हूं। मैं मानूंगी कि यह शादी का प्रस्ताव कभी हुआ ही नहीं। अपना स्पिरिट स्टोन कार्ड वापस लो। यीन वहीं जम गया। इधर लिनबे मन ही मन हंस रहा था। परफेक्ट। यीन के मैरिज प्रपोजल को रोकने का मिशन लगभग पूरा है। जैसे ही सूमा मुड़ने लगी, यीन अचानक चिल्लाया, रुको! उसने अपना हाथ उठाया और एक चमकती हुई स्टोरेज रिंग दिखाई। सूमा, तुम शादी करोगी या नहीं? ये अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसके बाद उसने रिंग से एक फूल निकाला। जैसे ही वह सामने आया, उसने उसे ऊपर उठाया और शांत स्वर में कहा, बस एक नजर देखो। सूमा मुड़ी और जैसे ही उसकी नजर उस फूल पर पड़ी, उसका पूरा शरीर जम गया। ये तो ब्लड फ्लेम फ्लावर है। उसी वक्त पेट्रियार्क सू आगे झपटे। फूल को देखते ही उनकी आंखें फैल गईं। ये सच में ब्लड फ्लेम फ्लावर है। इसके साथ मेरी बेटी की कोल्ड एनर्जी को दबाया जा सकता है। मियोई आखिरकार बच सकती है। यीन अब सीना तान कर खड़ा था। उसका कॉन्फिडेंस ओवरफ्लो हो रहा था। उसे पता था वह जीत चुका है। पेट्रियार्क सू ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। यीन, तुम जो चाहो मांगो। सू फैमिली इस ब्लड फ्लेम फ्लावर के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। यीन हल्का मुस्कुराया। असल में मैंने सोचा था कि इसे शादी की रात मेओई को सरप्राइज के तौर पर दूंगा, लेकिन लगता है सू फैमिली को स्पिरिट स्टोन्स ज्यादा पसंद है। पेट्रियार्क सू ने तुरंत सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैं तुम्हारे प्रपोजल के लिए तैयार हूं। तभी रुको। लिनबे आगे बढ़ा और सीधे यीन की तरफ इशारा किया। शादी की रात ब्लड फ्लेम फ्लावर देना? क्या तुम मिस सू को मारना चाहते हो? यीन तिरस्कार से हंसा। जब नॉलेज न हो तो एक्सपर्ट बनने का नाटक मत करो। ब्लड फ्लेम फ्लावर आम लोगों के लिए जहर है, लेकिन मियोई की कोल्ड एनर्जी को सप्रेस कर सकता है। तुम चाहे स्पिरिट स्टोन्स का पहाड़ लगा दो, तुम कोल्ड फिजिक को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसकी जान बचा सकता हूं। तुम्हारे पास मेरे सामने कुछ है? सूमा धीरे से लिनबे के पास आई और धीमे स्वर में बोली, यीन सही कह रहा है। ब्लड फ्लेम फ्लावर के बिना जैसे ही कोल्ड एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, मैं 22 साल की उम्र में मर जाऊंगी। यीन मुस्कुराया और लिनबे को देखकर बोला, अब समझ आया? उसने मन ही मन सोचा, तुम ब्लड फ्लेम फ्लावर जैसा हेवनली ट्रेजर नहीं खरीद सकते, चाहे तुम्हारे पास कितने भी स्पिरिट स्टोन्स हों। अब देखता हूं लिनबे मेरी औरत को कैसे छीनता है। लिनबे ने एक पल के लिए फूल को देखा, फिर शांत स्वर में बोला, यह सच है। ब्लड फ्लेम फ्लावर कोल्ड फिजिक को सप्रेस कर सकता है, लेकिन इसका यांग पॉइजन उस कोल्ड एनर्जी को खत्म नहीं कर सकता। यह बस उसे टेम्पोरेरीली दबाता है। दोनों ताकतें शरीर को अंदर से खाती रहेंगी। इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और जब वह समय आएगा, कल्टीवेशन तो भूल जाओ, तलवार पकड़ना भी एक सपना बन जाएगा। सूमा की आंखें फैल गईं। मैं कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगी। क्या मेरी किस्मत में सोर्ड डाउ से हमेशा के लिए कट जाना लिखा है? उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा। अगर मैं जिंदगी भर तलवार नहीं पकड़ पाऊंगी, तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं जीऊं ही नहीं। पेट्रियार्क सू घबराकर उसके पास दौड़े। मेरी बेटी, ऐसा मत कहो। मैं पहले ही तुम्हारी मां को खो चुका हूं। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। येन ने बड़े प्यार से सूमा के कंधे पर हाथ रखा। म्योई, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं।
जिंदा रहना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है, चाहे तुम अपनी कल्टीवेशन खो भी दो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन येन के अंदर एक डीमन मुस्कुरा रहा था। अगर इसकी कल्टीवेशन खत्म हो गई तो यह मेरे लिए एक परफेक्ट कॉल्ड्रन बन जाएगी। हा हा। मजबूरी में सुमा ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं अग्री करती हूं। उसी पल लिनबे अचानक आगे बढ़ा और येन के हाथ से वो फ्लावर झपट लिया। वह पूरी तरह काम था। उसने फूल को ध्यान से देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कहने भर से यह बच जाएगी? मिस सू के पास ऑर्डिनरी कोल्ड फिजिक नहीं है, बल्कि कंजेनिटल कोल्ड फिजिक है। पेट्रियार्क सू तुरंत बोले, बिल्कुल सही। मेरी बेटी कंजेनिटल कोल्ड फिजिक के साथ पैदा हुई है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यीन ने गुस्से में फ्लावर छीन लिया। हमारे बीच डिस्कॉर्ड पैदा करना बंद करो। मेरे पास ब्लड फ्लेम फ्लावर है। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स लोगों की जान बचा सकते हैं? लिनबे ने अपनी ब्रोकन सोर्ड मेज पर रख दी और बेहद शांति से हाथ फैलाए। ब्लड फ्लेम फ्लावर का मेडिसिनल इफेक्ट सिर्फ स्टैंडर्ड कोल्ड फिजिक को सप्रेस कर सकता है, लेकिन कंजेनिटल कोल्ड फिजिक में इसका यांग पॉइजन जल्दी खत्म हो जाएगा, और जब कोल्ड एनर्जी का बैकलैश होगा तो मौत और भी मिजरेबल होगी। वह रुका नहीं। ऐसी कंडीशन को दबाने के लिए हर 6 महीने में एक ब्लड फ्लेम फ्लावर चाहिए। फिर उसने सीधा देखा। ब्रदर यीन, तुम इतनी लॉजिकली बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जमा कर ही लिया होगा, है ना? चुप हो जाओ, ये फैन चिल्लाया। अंदर से वह पैनिक हो चुका था। लानत है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अभी ब्लफ मार देता हूं, बाद में लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लिनबे ने हल्का सा सिर झुकाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर ये को यह पता ही नहीं था? यह लाइफ एंड डेथ का मामला है। यहां केयरलेसनेस की कोई जगह नहीं है। यह फैन ने उंगली उठाई। तुम एक ट्रैश हो, खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करते, और मुझे लेक्चर दे रहे हो? अगर तुम इतने केपेबल हो तो सूमा को बचाओ। देखते हैं कौन सी स्पिरिट मेडिसिन लाते हो। लिनबे ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। मिस सू को बचाना मेरे लिए सौभाग्य होगा। जहां तक स्पिरिट मेडिसिन की बात है, उसने काल्म होकर अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे पास कुछ है जो मैं उन्हें देना चाहता हूं। जैसे ही उसका हाथ हिला, उसकी जेब से ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी की एक धारा निकलने लगी। पेट्रियार्क सू कांप उठे। यह फीलिंग बिल्कुल वैसी है जैसी मियोई के कोल्ड फिजिक इरप्शन में होती है। सू मियावी भी मुड़ी। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह क्या निकालने वाला है? येन भी सन्न रह गया। ये कोल्ड एनर्जी, ये तो हॉरिफाइंग है। तभी लिनबे ने एक ट्रेजर निकाला और हवा में उठाकर कहा, यह वह ट्रेजर है जो मैंने दन सुप्रीम स्पिरिट मेडिसिन के बदले हासिल किया है। इससे कंजेनिटल कोल्ड फिजिक को ट्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर ही अंदर लिनबे रो रहा था। तुम्हारी इलनेस ठीक करने के लिए मैंने जो यह टाइनी लाई बोला है, मुझे माफ करना। यह सब अपनी लाइफ बचाने के लिए है। उसने ट्रेजर सूमा को दे दिया और धीरे से कहा, आखिरकार मिस सू सोड दौ के सफर में मेरी क्लोज फ्रेंड है। सूमा पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसने ट्रेजर को महसूस किया। मेरे शरीर की कोल्ड एनर्जी, यह तो बहुत डॉसाइल हो रही है। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। उसने लिनबे की तरफ देखा। लिनबे, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम फेलो डाओइस्ट के लिए इतना करोगे। उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। आंखों में एडमिरेशन चमक उठी। इतना ब्रॉड माइंड, कोई ताज्जुब नहीं कि तुम क्लियर सोड हार्ट हासिल कर पाए। पेट्रियार्क सू ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। मेरी फूलिश डॉटर, भला कौन सा फेलो डाओइस्ट किसी को बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालता है? फिर भी अंदर से वह बुरी तरह शेकन थे। आखिर लिनबे ने निकाला क्या था? यीन ने लिनबे के हार्ट में मौजूद उस चीज को गौर से देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है, तुम बस कोई भी ऐरा गैरा ट्रेजर निकालकर बड़ी बड़ी बातें करोगे और सब मान लेंगे? किसे पता यह चीज सिर्फ दिखने में गुड लुकिंग हो, लेकिन असल में पूरी तरह यूजलेस हो। लिनबे ने अपनी मुट्ठी और कस ली। उसके हाथ में था
आइस जेड मैरो, कम से कम यह तुम्हारे ब्लड फ्लेम फ्लावर से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके ट्रेजर से एक जबरदस्त कोल्ड एनर्जी फूट पड़ी। वह ऊर्जा सीधे जाकर टकराई यीन के ब्लड फ्लेम फ्लावर से, और अगले ही पल फूल का तना मुड़ गया, उसकी लपटें बुझ गईं और उसकी वाइटैलिटी तेजी से खत्म होने लगी। आइस जेड मैरो के सामने वह ब्लड फ्लेम फ्लावर पूरी तरह पैथेटिक लग रहा था। जब येन ने यह देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। मेरा ब्लड फ्लेम फ्लावर, यह तो मुरझा गया, लानत है। पेट्रियार्क सू भी दंग रह गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। रुको, यह कोल्ड एनर्जी एक कंजेनिटल कोल्ड फिजिक से भी कहीं ज्यादा सुपीरियर है। कहीं यह एक्सट्रीम कोल्ड ट्रेजर आइस जेड मैरो तो नहीं? लिन बे ने गर्व से अपना ट्रेजर हवा में उठाया। बिल्कुल सही, यह एक एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट है, नॉर्दर्न रीजन का सबसे अनमोल खजाना, आइस जेड मैरो। यीन ने अपने बेकार हो चुके फूल को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। इस कमीने ने फिर से मेरे प्लान्स बर्बाद कर दिए। और यह आइस जेड मैरो, इसकी सिर्फ बाहर निकलती कोल्ड एनर्जी ने ही मेरे ब्लड फ्लेम फ्लावर को सुखा दिया। मैंने आज तक ऐसा अब्सर्ड ट्रेजर नहीं देखा। पेट्रियार्क सू थोड़े हिचकिचाए। लेकिन क्या यह आइस जेड मैरो वाकई एक कॉन्जेनिटल कोल्ड फिजिक के लिए यूजफुल है? दोनों का ओरिजिन तो एक ही है, कहीं यह कंडीशन को और बिगाड़ ना दे। लिनबे शांत आवाज में बोला। अगर इसे किसी ऑर्डिनरी कोल्ड फिजिक वाले को दिया जाए तो यह सच में पॉइजन साबित होगा। वह धीरे धीरे उसे सूमा के पास ले गया। आसपास की कोल्ड एनर्जी और भी तेज हो गई। लेकिन एक कंजेनिटल कोल्ड फिजिक के लिए यह उस ठंडी ऊर्जा को पूरी तरह कंट्रोल करने की ताकत देता है। यह समस्या को जड़ रूट से खत्म करता है और साथ ही टैलेंट को भी बढ़ाता है। सूमा की आंखें चमक उठीं। तो मेरी कोल्ड एनर्जी फिर कभी इरप्ट नहीं होगी? यह मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत करेगा और मेरी कल्टीवेशन भी बेहतर होगी। ऊपर से लिनबे मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी कैलकुलेशन चल रही थी। जैसे ही मैं सूमा का कॉन्स्टिट्यूशन रिपेयर कर दूंगा, मुझे फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिल जाएगा। खुद कल्टीवेशन करने से तो यह कहीं आसान है। पेट्रियार्क सू ने गहरी सांस ली। लिनबे, क्या यह आइस जेड मैरो तुम सू फैमिली को दे सकते हो? तुम जितने स्पिरिट स्टोन्स चाहो, मैं देने को तैयार हूं। लिनबे हल्के से मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। इस लेवल के सुप्रीम ट्रेजर को स्पिरिट स्टोन्स से नहीं खरीदा जा सकता। और वैसे भी मेरे आइस जेड मैरो का रैंक ये फैन के ब्लड फ्लेम फ्लावर से पूरे 3 रैंक्स ऊपर है। मैं समझ गया, पेट्रियार्क सू ने धीरे से कहा। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली। स्पिरिट स्टोन्स, हेवनली ट्रेजर्स, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी। फिर एक सीरियस लेकिन अजीब तरह से कैजुअल लहजे में उन्होंने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी के लिए अपनी कंसेंट देता हूं। जैसे ही लिनबे ने यह सुना, वह पूरी तरह जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर बिजली कड़क गई हो। पीठ से पसीना बहने लगा। अंदर ही अंदर वह चीखा, नहीं, मैं तो बस सू फैमिली को अपना सर्वाइवल ट्रम्प कार्ड बनाना चाहता था। यह सूमा से शादी की बात बीच में कहां से आ गई? दूसरी तरफ सू मियोवी बुरी तरह शर्मा गई और अपने हाथ हिलाने लगी। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? वह और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़धक रहा था। लिनबे के साथ शादी, यह तो बहुत फास्ट है। कम से कम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से तो शुरुआत करते। तभी ये फैन एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, रुकिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। फिर वह पेट्रियार्क सू की तरफ मुद्दा और मजबूती से बोला, अंकल सू, मैं यहां सबसे पहले आया था। मैंने ही मियोवी को सबसे पहले प्रपोज किया था। क्या यह इनअप्रोप्रिएट नहीं है? क्या आपका मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना वाकई सही है? बोलते हुए उसने लिन बे को एक तिरछी और हॉस्टाइल नजरों से देखा। इसके अलावा यह फैन ने ठंडे लहजे में जारी रखा, यह कहना कि आइस जेड मैरो मियोवी को ठीक कर सकता है,
यह महज लिन बे की एक तरफा कहानी है, जबकि ब्लड फ्लेम फ्लावर के कोल्ड फिजिक को ठीक करने के असल प्रूवन केसेस मौजूद हैं। यह सुनकर लिन बे ने बड्डे आराम से जवाब दिया, तुमने अपनी शादी प्रपोज की थी, लेकिन क्या तुमने कभी मियोवी की पसंद पूछी थी? मैंने अपना गिफ्ट दे दिया है, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। फिर लिन बे मियोवी की तरफ मुद्दता है और कहता है, सच तो यह है कि मैं, लिन बे, मिस सू को शादी के लिए मजबूर करने जैसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। इसी के साथ वह सिस्टम इंटरफेस पर क्लिक करता है। पलक झपकते ही सबके सामने आइस जेड मैरो का एक बड्ढा ढेर लग जाता है। लिन बे मजबूती से कहता है, जब तक मिस सू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं जितना जरूरी हो उतना आइस जेड मैरो देने को तैयार हूं, और हां, यह सब एकदम फ्री होगा। इतनी बड्ढी मात्रा में आइस जेड मैरो देखकर मियोवी हिचकिचाने लगती है। वह अपनी नजरें झुका लेती है और उसका दिल उथल पुथल से भर जाता है। यह बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। वह मन ही मन बुदबुदाती है। उसे लगने लगता है कि अगर लिन बे उस पर इतनी मेहरबानी कर रहा है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये फैन के अंदर गुस्से की लपटें भड़क उठती हैं। उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वह पेट्रियार्क सू पर दहाड़ धता है। तो आपका यही मतलब है मियावी को लिन बे के हवाले करना? पेट्रियार्क सू जवाब देते हैं, चूंकि मेरी बेटी ने लिन बे को चुना है, एक पिता होने के नाते मैं उसकी इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये फैन कड़वाहट के साथ हंसता है। अच्छा, बहुत अच्छे। शराफत के पीछे छिपकर क्या एरोगेंट डिस्प्ले दिखाया है। अब मुझे सू फैमिली का असली मतलब समझ आ गया। वह जाने के लिए मुद्दता है, पर मियोवी के सामने रुक जाता है। उसे घूरते हुए वह ठंडे लहजे में कहता है, मैंने तुम्हारा असली चेहरा पहले क्यों नहीं देखा? मैंने तो तुम्हारे लौटाए हुए स्पिरिट स्टोन्स और ट्रेजर्स तक स्वीकार नहीं किए थे। उसी पल लिन बे आगे आता है और मियोवी को शील्ड करता है। यह दिलचस्प है, लिन बे तीखे अंदाज में कहता है। तो क्या यह सही होता कि मियोवी तुम्हारा ब्लड फ्लेम फ्लावर स्वीकार करती, हर दिन दर्द सहती और कल्टीवेट करने के काबिल भी न रहती? मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रहे हो, पर फेलो डॉइस्ट सू किसी मैरिज अलायंस के खेल का शिकार नहीं बनेगी। ये फैन ठाका मारकर हंसता है। क्या जोड़ी है तो इस तरह सू फैमिली दूसरों को थ्रेटन करती है? वह अपनी आस्तीन झटकता है। फेयरवेल। जाते समय वह गुस्से में अपने दांत पीसता है और सोचता है, लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए और भी गहरी प्लानिंग की जरूरत होगी। लिन बे, मेरी औरत पर हाथ डालने की जुर्रत के लिए तुम्हारी मौत अब पक्की है। ये फैन के जाने के बाद सिस्टम लिन बे से बात करता है और मिशन पूरा करने पर उसे बधाई देता है। इनाम के तौर पर उसे 2000 डेस्टिनी पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता है कि संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। वह थोड़ा झुकता है और सोचता है, भले ही यह क्राइसिस सुलझ गया है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फैन की मेरे प्रति दुश्मनी और भी मजबूत हो गई है। तभी सिस्टम से एक नया मिशन सामने आता है। मिशन ऑब्जेक्टिव, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आपके प्रति नफरत पाले हुए है। कृपया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के नए अपॉर्चुनिटी में दखल दें और उसे मजबूत होने से रोकें। रिवॉर्ड 3000 डेस्टिनी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, लिन फैमिली और सू फैमिली का खुद चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के हाथों पूरी तरह सफाया। डरने के बजाय प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका, वह सोचता है। आखिरकार अब मेरी बारी है काउंटर अटैक करने की। वह पेट्रियार्क सू की तरफ मुड़ता है और कहता है, कुछ मामले हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, अगर आपके पास समय हो। पेट्रियार्क सू सिर हिलाते हैं। ठीक है। इसके बाद मियावी वहां से चली जाती है। उसके बाहर निकलते ही पेट्रियार्क सू अचानक लिनबे का हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही होती हैं और वे खुशी खुशी कहते हैं, वर्चुअस सन इन लॉ, मैं तुम्हारे और मियावी के बीच के मामले के लिए राजी हूं। भविष्य में उसका ख्याल रखना। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा पैनिक हो जाता है। आप मुझे सन इन लॉ क्यों कह रहे हैं? पेट्रियार्क सू, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो बस सू फैमिली और लिन फैमिली के बीच एक अलायंस पर चर्चा करना चाहता था। यह सुनकर पेट्रियार्क सू थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हैं। एक अलायंस? उसी पल प्रोटैगनिस्ट एक स्पिरिट कार्ड निकालता है और खजानों का ढेर लगा देता है।
मिस सू की मासूमियत को पूरी तरह फ्रेम किया गया था। जाहिर है, ये फैमिली पर्दे के पीछे से सब ऑपरेट कर रही थी। वह ठंडे लहजे में कहता है, क्या आप वाकई इस अपमान को पी जाएंगे? मेरे नजरिए से पहले हमला करना ही बेहतर है। लिन फैमिली और सू फैमिली को हाथ मिलाना चाहिए और मिलकर ये फैमिली को जड़ से मिटा देना चाहिए। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। चर्चा सफल हो या न हो, फेलो डॉइस्ट सू के कोल्ड फिजिक को ठीक करने का मेरा इरादा नहीं बदलेगा। पेट्रियार्क सू गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यह फैमिली की ताकत चारों बड़े परिवारों में गिनी जाती है। अगर लिन और सू फैमिली एकजुट भी हो जाएं, तो भी पलड़ा भारी होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर दोनों पक्ष घायल हुए, तो कोई तीसरा इसका फायदा उठा सकता है। प्रोटैगनिस्ट एकदम काम रहता है। वह एक और स्पीड कार्ड निकालता है और बेफिक्री से कहता है, किसने कहा कि मैं ये फैमिली से मरते दम तक लड़ने वाला हूं? मेरे लिन फैमिली के पास जिस चीज की सबसे कम कमी है, वो है स्पिरिट स्टोन्स। मैं ये फैमिली पर सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स फेंककर उन्हें कुचल सकता हूं। वह जाने के लिए मुड़ता है और कंधे के ऊपर से देखता हुआ कहता है, पेट्रियार्क सू, इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचें। लिन फैमिली आपकी अच्छी खबर का इंतजार करेगी। उसके जाते ही पेट्रियार्क सू विस्मय में बुदबुदाते हैं। आजकल की पीढ़ी वाकई खौफनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फैन सू फैमिली के घर से बाहर निकल रहा है। उसका चेहरा काला पड़ा है और गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सू फैमिली पेट्रियार्क और उनकी बेटी को तो अपनी भलाई का अंदाजा ही नहीं है। वह ठंडे लहजे में बुदबुदाता है, दैट बास्टर्ड लिन बे। वह अब पूरी तरह से एक अलग इंसान लगता है। वह अपनी उंगली की रिंग को गौर से देखता है, जिसके अंदर उसके मास्टर की सोल रहती है। ये फैन घबराहट भरी धीमी आवाज में कहता है, टीचर, क्या आपको कुछ गलत नहीं लग रहा? मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उसके मास्टर की शांत आवाज आती है, मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। हम इस बात को रूल आउट कर सकते हैं कि किसी ताकतवर रूह ने उसके शरीर पर कब्जा किया है। यह फैन अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वह आदमी मेरे और मियावी के बीच आ रहा है। वह मेरे फ्यूचर प्लान्स को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। और अचानक उसके पास इतने स्पिरिट स्टोन्स कहां से आए कि उसने सू फैमिली को यूं ही थमा दिए? यह बात मुझे डरा रही है। उसके मास्टर धीरे से जवाब देते हैं, स्ट्रेंथ ही हर चीज की बुनियाद है। ये फैन, क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? फॉन्जी सिटी में जल्द ही एक ऑक्शन होने वाली है। तुम्हें वो आइटम हर हाल में हासिल करना होगा। यह तुम्हारे ग्रेट एम्परर बनने की उम्मीद से जुड़ा है। जैसे ही ये फैन यह सुनता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। शुक्रिया टीचर, वह उत्साह से कहता है। अंदर ही अंदर उसके विचार और भी क्रूर हो जाते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं? बस इंतजार करो। जब मैं अपनी एब्सोल्यूट इनहेरिटेंस हासिल कर लूं, तो मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। लिनबे, मैं चाहता हूं कि तुम बार बार मेरे सामने घुटनों पर झुके रहो। सीन बदलता है। हम लिन फैमिली के घर पहुंचते हैं। प्रोटैगनिस्ट आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा सिस्टम इंटरफेस को घूर रहा है। तुम्हारा ये फैन की अपॉर्चुनिटी से आखिर क्या मतलब है? वह शांति से पूछता है। सिस्टम जवाब देता है, अपॉर्चुनिटी इवेंट कल होगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन की जरूरत है। यह सुनते ही प्रोटैगनिस्ट एक्साइटेड हो जाता है। तो फिर इंतजार किस बात का? प्रिडिक्ट करो, मुझे लोकेशन बताओ। सिस्टम कुछ डेस्टिनी पॉइंट्स की मांग करता है। बिना हिचकिचाहट के प्रोटैगनिस्ट अग्री कर लेता है। जल्द ही सिस्टम रिजल्ट रिवील करता है। लोकेशन फॉन्जी सिटी। वहां एक ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। वही नीलामी जिसका जिक्र ये फैन के मास्टर ने किया था। एक विजन दिखाई देता है। नीलामी का दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरता है। स्टेज पर एक आइटम रखा जाता है। बोलियां तेजी से बढ़ती हैं और ये फैन उसमें हिस्सा लेता हुआ दिखता है। आखिर में अनाउंसर घोषणा करता है कि ये फैन नीलामी जीत गया है। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा हैरान होता है। अब वह पूरी तरह समझ चुका है कि ये फैन का मौका फॉन्गी सिटी ऑक्शन में छिपा है। वह हल्का सा मुस्कुराता है। मुझे तो हिलने की भी जरूरत नहीं है। मैं बैठे बैठे ही पूरा गेम पलट सकता हूं। आखिर ऑक्शन और कुछ नहीं, बस पैसों का खेल है, और पैसा मेरे पास बेहिसाब है। वह स्पिरिट स्टोन कार्ड्स की गड्डियां निकालता है। जब बात वेल्थ की आती है, तो मैं किसी तथाकथित चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से नहीं डरता। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। लेकिन उस पेज का असली राज क्या है?
सिस्टम तुरंत जवाब देता है। उस वर्थलेस पेज के इफेक्ट और यूज को अनलॉक करने के लिए 5000 डेस्टिनी पॉइंट्स की जरूरत है। यह फैन अंत में इसे समझ लेगा और एक प्रोफाउंड सेज बन जाएगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह दंग रह जाता है। एक प्रोफाउंड सेज, एक होली ग्रेड क्राफ्ट। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। मुझे यह हर हाल में चाहिए, वरना जीने का क्या फायदा। वह सोच में पड़ जाता है। शायद 300 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स भी काफी नहीं होंगे। मुझे और चाहिए। बिना देर किए वह सिस्टम को 10 पुल गाचा एक्टिवेट करने का आदेश देता है। अब उसके पास सिर्फ एंटोर डेस्टिनी पॉइंट्स बचे हैं। इसके बावजूद वह अंदर से एंग्शियस महसूस कर रहा है। क्या होगा अगर कुछ भी यूजफुल नहीं मिला? हताशा में वह सिस्टम के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर से चिल्लाता है, बाहर आओ। अगले ही पल सिस्टम से खजानों का सैलाब फूट पड़ता है। स्पिरिट स्टोन्स की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखता है। हर ट्रेजर चमक रहा होता है। रिवॉर्ड्स की बारिश जारी रहती है और सिस्टम अनाउंस करता है, बधाई हो, उसे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के साथ कई रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ज्यादातर कॉमन है, लेकिन एक आइटम सबसे अलग चमक रहा है, लेजेंडरी फीनिक्स डिवाइन ब्लड। सभी लेजेंडरी आइटम्स उसकी इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट की आंखें चमक उठती हैं। यह सन युएन सोर्ड, यह खतरनाक है। वह सोर्ड उठाता है और गौर से देखता है। यह एक 9th रैंक प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट है जो डबल अटैक्स करने में सक्षम है। वह टेस्ट करने के लिए एक स्विंग मारता है। जैसे ही ब्लेड हवा को काटती है, 2 स्लैशिंग आर्क्स निकलते हैं और हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हो जाता है। अचानक उसके पिता की गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट तुरंत फ्रीज हो जाता है, फिर खुद को संभालता है। वह वापस सिस्टम की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सन युएन सोर्ड वाकई पागलों की तरह शार्प है। फिर वह अपने बाकी रिवॉर्ड्स चेक करता है। उसे एक और आइटम मिलता है, फीनिक्स डिवाइन ब्लड। जैसे ही वह उसे बाहर निकालता है, छोटी सी शीशी से तेज रोशनी निकलती है। अंदर सुनहरा ब्लड धीरे धीरे चमक रहा होता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, यह एक डिवाइन बीस्ट फीनिक्स से प्राप्त फीनिक्स डिवाइन ब्लड है। जो कोई भी इसे इस्तेमाल करेगा उसे फीनिक्स ब्लड लाइन का एक हिस्सा मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट ध्यान से उस शीशी को देखता है। सिस्टम आगे कहता है, इसके अलावा निर्वाणा सीक्रेट फायर को सिर्फ वही मास्टर कर सकता है जिसके पास फीनिक्स ब्लड लाइन हो। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट को अचानक सब समझ आता है। निर्वाणा सीक्रेट फायर, रीबर्थ फ्रॉम एशेज। लेकिन मेरे पास पहले से निर्वाणा सूत्रा है, तो क्या यह मेरे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है? सिस्टम काल्मली जवाब देता है, निर्वाणा सीक्रेट फायर होस्ट को निर्वाणा के जरिए दोबारा जीवित होने की अनुमति देती है। हर रीबर्थ के बाद होस्ट की स्ट्रेंथ और सीक्रेट फायर की पावर बढ़ जाएगी। हालांकि निर्वाणा सीक्रेट फायर का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली नहीं किया जा सकता। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट की आंखें चमक उठती हैं। रुको, निर्वाणा सूत्रा मुझे तब तक जीवित होने देता है जब तक मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी सफिशिएंट है, और निर्वाणा सीक्रेट फायर हर रीबर्थ के बाद मेरी ताकत बढ़ाती है। वह थोड़ा रुकता है, फिर मुस्कुराता है। दूसरे शब्दों में, निर्वाणा सूत्रा के साथ मैं अंतहीन रूप से जीवित हो सकता हूं और हर बार और भी मजबूत बन सकता हूं। यह तो बिल्कुल एक ऐसे कॉकरोच की तरह है जो मरने से इनकार कर दे। बिना ज्यादा सोचे वह फीनिक्स डिवाइन ब्लड पी लेता है। जैसे ही वह उसके मुंह में जाता है, लपटें बाहर निकलती हैं। इसका स्वाद बहुत तीखा होता है, जिससे उसे खांसी आने लगती है। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर से धधकती लपटें फूट पड़ ढाती हैं। आग उसे सिर से पांव तक घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा हो। सिस्टम अनाउंस करता है, फीनिक्स ब्लडलाइन अवेकनिंग इन प्रोग्रेस। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि लपटें कमरे में फैल रही हैं, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। सिस्टम आगे कहता है, प्रोग्रेस स्टेबल, अवेकनिंग सक्सेसफुल, करंट कंप्लीशन 10%। उसी समय उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी +10 बढ़ जाती है। कुछ ही पलों बाद प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह दंग रह जाता है। जिस स्पीड से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा हूं, वह पहले से 10 गुना ज्यादा है। वह बुदबुदाता है, सोचा नहीं था कि इस ब्लड लाइन का इतना खौफनाक फायदा होगा। इसके बाद वह उन यूजलेस ट्रेजर्स को उठाता है और उन्हें सिस्टम के गाचा सिंथेसिस फंक्शन में डाल देता है।
जैसे ही सिंथेसिस कंप्लीट होती है वह लगभग रोने जैसा हो जाता है। यह तो सिर्फ कंबाइन करना है। ज्यादा से ज्यादा सिस्टम मुझे चीजें डुप्लीकेट करने देता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है, बॉटल सिंथेसाइज्ड, क्वांटिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 3। तभी उस आइटम का नाम सामने आता है, सुपर ट्रू स्पिरिट पिल। ज्यादा कुछ खास नहीं, बस कल्टीवेशन को थोड़ा बूस्ट देने वाली दवा। लिनबे बिना सोचे एक बोतल खोलता है और गोली निगल लेता है। अगले ही पल उसका दिल जोर जोर से धड़धकने लगता है, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब शांत हो जाता है और उसे अपने शरीर के अंदर एक नई मजबूत ऊर्जा महसूस होती है। वह अपनी सन यन सोर्ड निकालता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तलवार की ब्लेड के चारों ओर साफ दिखाई देने लगती है। वह हवा में एक हल्का सा वार करता है और सामने रखी 3 बोतलों की ओर एक जेंटल स्लैश भेजता है। यह उसकी नई ताकत का छोटा सा टेस्ट था। आखिरकार अब वह प्रोफाउंड मास्टर रेल्म में पहुंच चुका था। अपनी ब्रेक थ्रू स्पीड देखकर वह गर्व से कह सकता था कि वह कोई मामूली जीनियस नहीं, बल्कि जीनियसों का भी बाप है। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। यंग मास्टर, सू फैमिली के लोग आपसे मिलने आए हैं। लिनबे को हैरानी होती है कि वे इतनी जल्दी आ गए। वह अपने आधे टूटे हुए कमरे को पीछे छोड़ कर बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही पीछे रखी वो तीनों बोतलें राख के ढेर में बदल जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। सू फैमिली के सदस्य लिनबे के पिता के साथ बैठे हैं। पास ही मियोवी बड्ढे आराम से चाय सर्व कर रही है। लिनबे वहां पहुंचा और पेट्रियार्क सू से बोला, आपने फैसला लेने में काफी फुर्ती दिखाई। इससे पहले कि पिता कुछ बोलते, मियोवी बोल पड़ी, ब्रदर लिन, सू फैमिली लिन फैमिली के साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम मिलकर ये फैमिली को धूल चटाएंगे। उन्होंने अपनी हदें पार कर दी हैं। लिन बे मुस्कुराया, ये फैमिली की वजह से मैंने अपनी जान लगभग खो ही दी थी और उन्होंने तुम्हारी इज्जत उछालने की साजिश रची। हमारे बीच के रिश्ते अब कभी ठीक नहीं हो सकते। अब समय है फर्स्ट स्ट्राइक करने का। उसने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मैं हमेशा पैसिव नहीं रहना चाहता। क्या चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के खतरे को जेडीडीएच से मिटाने का कोई रास्ता है? सिस्टम ने एक लंबी अनाउंसमेंट की। कोर मिशन इश्यूड। ऑब्जेक्टिव, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को तभी खत्म किया जा सकता है जब उसके डेस्टिनी पॉइंट्स 1000 से नीचे गिर जाएं। रिक्वायरमेंट, होस्ट को लगातार मिशन पूरे करके उसके पॉइंट्स कम करने होंगे। करंट डेस्टिनी पॉइंट्स, ये फैन 47,000। रिवॉर्ड, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के खतरे का परमानेंट खात्मा। फेलियर पेनल्टी, एक विलन की तरह चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के हाथों मारे जाना। यह सुनने के बाद लिनबे, पेट्रियार्क सू और मियोवी की तरफ मुद्दा। ये फैमिली से निपटने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारा पहला कदम शहर में उनके एसेट्स को टारगेट करना होगा। पेट्रियार्क सू ने माथे पर बल देते हुए पूछा, क्या हमें पहले हमला करके उनके कोर मेंबर्स को कब्जे में नहीं लेना चाहिए? लिनबे ने सिर हिलाया, नहीं, हमारी ताकत कभी भी मार्शल फोर्स नहीं रही। वह रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, हमारी ताकत है ओवरवेलमिंग स्पिरिट स्टोन्स। ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आखिरी वक्त पर दोस्ती और इंसाफ चिल्लाते हुए अपनी ताकत को अचानक कई गुना बढ़ा लेते हैं और पासा पलट देते हैं। हमें उनसे हेड ऑन बिल्कुल नहीं करना है। लिनबे ने अपने दांत भींचे। उसकी किलिंग इंटेंट शांति से बढ़ रही थी। उसने आगे कहा, हमें ये फैमिली को यह इल्यूजन देना होगा कि वे किसी भी वक्त भाग सकते हैं, तभी वे हमसे जान दांव पर लगाकर नहीं लड़ेंगे। मियोवी की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराई और बोली, जैसे गर्म पानी में मेंढक को उबालना। लिनबे ने सहमति में सिर हिलाया। यह सुनकर पेट्रियार्क सू दंग रह गए। उन्होंने सोचा, मुझे लगा था लिन फैमिली एक ही झटके में यह फैमिली को मिटाना चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिनबे ने उनके खिलाफ हर एक कदम पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है। मुझे डर है कि आखिर में ये फैमिली को पता भी नहीं चलेगा कि वे कैसे मरे। फिर उन्होंने खुद को दिलासा दिया, शुक्र है कि सू फैमिली के रिश्ते लिनबे के साथ अच्छे हैं। शायद यही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा मौका है। मियावी ने चिंता जताते हुए पूछा, लेकिन फोंगी सिटी में ये फैमिली के बहुत सारे बिजनेस हैं। अगर उन्होंने जल्दी रिएक्ट किया और अपनी दुकानों को ट्रांसफर कर दिया तो? लिनबे ने लापरवाही से एक स्पिरिट कार्ड निकाला और कहा, बहुत सिंपल है, बस मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करो।
मेरे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स हैं कि मैं मार्केट में हो रहे हर सामान के सर्कुलेशन को अपनी मुट्ठी में ले सकता हूं। अगर हम बस इतना भी कर दें तो ये फैमिली अपनी एसेट्स को इतनी आसानी से ट्रांसफर करने की हिम्मत नहीं करेगी। उसकी नजरें अब और भी तेज हो गईं। 3 महीने के अंदर मैं फोंजी सिटी से ये फैमिली के बिजनेस का नामो निशान मिटा देना चाहता हूं। फिर वह अपने पिता को कई स्पिरिट स्टोन कार्ड्स थमाता है। पापा, माल की खरीद की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ देता हूं। उसके पिता कार्ड्स लेते हैं और मजबूती से सिर हिलाते हैं। ठीक है, मैं यह काम पक्का कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है फोंजी सिटी के मार्केट प्लेस की तरफ। गलियां भिड्ड भाड्ड और शोर शराबे से भरी हैं। इसी समय ये फैन एक दुकान की ओर बढ़ता है और अपने टीचर से पूछता है, टीचर, क्या यही वो म्यूटेटेड स्पिरिट मेडिसिन है जिसे आपने महसूस किया था? उसके मास्टर की एक छोटी सी सोल प्रोजेक्शन दिखाई देती है और वह जवाब देते हैं, वह एंकर स्टोन वाइन एक म्यूटेटेड स्पिरिट मेडिसिन है। इसके साथ प्रोफाउंड मास्टर रेल्म के 6th लेवल पर तुम्हारा ब्रेक थ्रू लगभग पक्का है। फिर वह दुकान के बीचों बीच रखी एक हरे रंग की दवा की ओर इशारा करते हैं। लगता है यहां के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उनके हाथ क्या लगा है। ये म्यूटेटेड स्पिरिट मेडिसिन सामान्य से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। ये शरीर की सारी इंप्यूरिटीज को साफ कर सकती है। तुम्हें इसे जल्द से जल्द हासिल करना होगा। ये फैन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। टीचर की मदद से मैं जल्द ही प्रोफाउंड स्पिरिट रेल्म में पहुंच जाऊंगा, वह सोचता है। उसकी एम्बिशन हदों को पार करने लगती है। फोंजी सिटी के 3 बड्ढे परिवारों में सबसे ज्यादा ताकत प्रोफाउंड मास्टर रेल्म के पीक तक ही है। जब समय आएगा तो मैं लिन और सू फैमिलीज को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी आंखें ठंडी पड्डी डी जाती हैं। लिन बे, मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर उसके विचार मियोवी की ओर जाते हैं, जो बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड हैं। उस औरत ने मुझे धोखा देने की जुर्रत की। उसे अपनी कल्टीवेशन बेस की भी परवाह नहीं है। मैं उसे रुलाऊंगा और वह मुझसे भीख मांगेगी। फिर मैं उसके मेरिडियंस को एक एक करके, जैसे ही उसके विचार भटकते हैं, उसके मास्टर उस पर चिल्लाते हैं, तुम एक बेवकूफ की तरह ख्यालों में क्यों खोए हो? क्या तुम चाहते हो कि कोई और इसे पहले खरीद ले? मैं दवा की बात कर रहा हूं। ये फैन होश में आता है। ठीक है टीचर, मैं इसे अभी खरीदता हूं। वह दुकान के अंदर कदम रखता है, पर अचानक उसकी नजर वहां मौजूद कुछ लोगों के कपडिड्ढों पर पड़े रहती है। वह उन्हें तुरंत पहचान लेता है। लिन फैमिली के सदस्य, ये यहां क्या कर रहे हैं? उलझन में होने के बावजूद वह ज्यादा नहीं सोचता और सीधा दुकानदार के पास जाकर पूछता है, इस पुरानी वाइन की क्या कीमत है? हम देखते हैं कि दुकानदार के हाथ में पहले से ही लिन फैमिली का एक स्पिरिट कार्ड है। वह विनम्रता से मुस्कुराता है और कहता है, सम्मानित अतिथि, आप बहुत देर से आए हैं। यह मेडिसिनल मटेरियल अब लिन फैमिली की संपत्ति बन चुका है। यह फैन लिन फैमिली के सदस्यों की ओर मुद्दाता है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड्डी जाता है। लानत है, लिनबे यहां है भी नहीं, फिर भी वह मेरी चीजें छीन रहा है। उसके मास्टर जल्दी से एक रेड स्पिरिट फ्रूट की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, फैन, अभी लिन फैमिली से टकराने का समय नहीं है। इसकी जगह रेड स्पिरिट फ्रूट खरीदना भी ठीक रहेगा। यह फैन ने बेसब्री से पूछा, तो इस स्पिरिट फ्रूट की कीमत क्या है? दुकानदार बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, माफ करना, यह स्पिरिट फ्रूट भी लिन फैमिली का ही है। यह सुनते ही यह फैन सन्न रह गया, यहां तक कि उसके मास्टर भी शॉक्ड थे। तभी लिन फैमिली का एक सदस्य पास आता है, कहता है, एक्सक्यूज मी, और फल की ओर हाथ बढ़ाता है। यह फैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस आदमी की कलाई पकड़ लेता है और गुर्राता है, मुझे लगता है तुम आज जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रहे हो। लिन फैमिली इस स्पिरिट मेडिसिन को यहां से नहीं ले जा सकती। मैंने कह दिया तो कह दिया। वह हंसता है और अपना स्पिरिट कार्ड निकालता है। यह सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स की बात है ना? लिन फैमिली कितना दे रही है? मैं उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। उसी पल दुकानदार अपनी 3 उंगलियां उठाता है। यह फैन उपहास से कहता है, 300 स्पिरिट स्टोन्स? मैं अभी के अभी तुम्हें 3000 स्पिरिट स्टोन्स देता हूं। दुकानदार झेंपते हुए अपना सिर खुजलाता है और कहता है, 300 नहीं, 300,000 स्पिरिट स्टोन्स। जैसे ही यह फैन सुनता है कि लिन फैमिली ने सारे खजाने 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स में खरीद लिए हैं,
उसका शरीर एक स्टैच्यू की तरह सख्त हो जाता है। वह पूरी तरह कंप्लीट शॉक में है। बूम! और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर कब आएंगे ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दोगे तो मैं इसके अगले चैप्टर जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय भाइयों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ना। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है।